Hello and good evening, and welcome to the orientation session for P level batches for June 2026 exam. All P level batches are sitting here, which I teach. That means ATX is not going to be here. Apart from ATX, जो भी स्टूडेंट्स पी लेवल के हैं वो इस सेशन को देख सकते हैं इवन इफ यू आर प्लानिंग अ पेपर आफ्टर दिस क्वार्टर। तो भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बाकी सारे पेपर्स में क्या होता है, हर पेपर का क्या चैलेंज है। लेकिन मोटा मोटा पी लेवल के चैलेंजेस सिमिलर ही हैं। बट यस, नोइंग अबाउट द पेपर एंड नोइंग अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ अदर पेपर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। मे बी आप एक गलत पेपर चूज करके अभी बैठे हो और इस ओरिएंटेशन को देख के आपको समझ में आए कि ओहो, इस बार तो ये पेपर नहीं देना था, कोई और पेपर देना था, तो यू कैन शिफ्ट योर एनरोलमेंट टुवर्ड्स अनदर पेपर। शुरुआत करती हूं मैं कि हम आज क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, दी मेजर टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पी लेवल कैसे डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ पी लेवल क्या चाहता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पी लेवल का नेक्स्ट पेपर दे रहे हैं, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं उनको भी ये समझना है और बाकियों को भी समझना है। देन द एग्जाम स्ट्रक्चर ऑफ योर पेपर, पास परसेंटेज हम सारे पेपर्स के देखेंगे। क्या कॉमन चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वर्सेस एग्जामिनर चाहता क्या है। एंड देन हाउ एम आई गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्टडीज एंड द स्ट्रेटजी विच वी विल फॉलो। एक एक करके चलती हूं। सबसे पहले पी लेवल क्यों डिफरेंट है इस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज, नाउ यू शुड नो दिस कि हर पी लेवल पेपर में यू विल हैव टू डिस्क्राइब थिंग्स। मीन्स अभी तक आप कई पेपर्स ऐसे देख रहे थे जिसमें 50% और 60% कैलकुलेटिव पार्ट आया करता था, लेकिन पी लेवल इवन कैलकुलेशंस को भी डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है। अगर एसबीआर में आप किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी बताएंगे तो वो डिस्क्राइब करते हुए बताएंगे। आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसा क्यों होगा और कुछ और क्यों नहीं होगा। आप अगर एसबीएल में कोई एनालिसिस कर रहे होंगे, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो आप एक्सप्लेन करेंगे। एएफएम में यहां पे आप कैलकुलेशंस करेंगे, लेकिन उन कैलकुलेशंस से जुड़े हुए ही कुछ एक्सप्लेनेशंस भी आपके लिए होंगे क्वेश्चन के अदर पार्ट्स में। एंड एपीएम इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग द एनालिसिस विच यू डू फ्रॉम द डेटा अवेलेबल टू यू। ट्रिपल ए, वो तो आप अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करेंगे। एज एन ऑडिटर आप क्या करते या आपको क्या करना चाहिए, दैट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। सो द वर्ड हियर इज द एक्सप्लेनेशन which I would like you all to pay attention to. Explanation. Now, the major challenge which I saw in my students versus बाहर वाले भी जो स्टूडेंट्स होते हैं who are not studying from me, जहां पे रिजल्ट थोड़ा सा खराब हो जाता है, दैट इज लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन। बच्चों को आता है सब कुछ, उनको पता होता है इसका आंसर ये है, उनको ये पता होता है कि इसका ये ऑडिट रिस्क है, उनको ये पता है इसका ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, उनको ये भी पता होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन ऐसे होना है। बट दे गेट स्टक व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग। नाउ व्हाट इज द कोर एरिया विद एक्सप्लेनेशन मिसमैच। हम उस पे आगे अभी इस सेशन में डीप में बात करेंगे, क्योंकि वहीं पे आपको डे वन से फोकस रखना है कि भाई ऊपर ऊपर की चीजों पे बात नहीं बनेगी पी लेवल में। देन कम्स written explanations, means discursive part is more in P level papers, and specially प्रोफेशनल स्किल्स के साथ ये क्लब हो जाता है। नाउ प्रोफेशनल स्किल्स, जो बच्चे मेरे से स्किल लेवल में पढ़ते हैं मैं उनको वहां पे स्किल लेवल से ही चालू हो जाती हूँ ये चीज पे ट्रेन करना, दैट योर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी क्लियर। क्या लिख रहे हो टू द पॉइंट लिखो। प्लीज डू नॉट राइट टू टू मच, यानी काम की बात लिखो। मैंने अपने बैच लॉन्च वीडियो में भी ये चीज बोली थी, द क्लाइंट विल नॉट पे यू फॉर समथिंग विच ही डजंट नीड। उसको एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं चाहिए, उसको यूजलेस इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, वो अपनी काम की बात सुनना चाहता है। एक ब्रूटल ट्रूथ आप लोगों को सुनाती हूँ। अगर आप लोगों के सामने कोई यूट्यूब वीडियो आती है या कोई भी लिंक्डइन पोस्ट आता है जिसमें ये लिखा होता है, अटेंशन एसीसी स्टूडेंट्स, देयर इज अ बिग इंफॉर्मेशन फॉर यू, यू ऑल गो एंड रीड इट, यू ऑल गो एंड वॉच इट। नेगेटिव वर्डेड आप लोग चीजें ज्यादा देखते हैं। आई वॉज सरप्राइज टू सी कि मैं जिस वीडियो में बच्चों को डांट रही थी वो वीडियो ज्यादा वायरल हुई एज कंपेयर टू जहां पे मैं बच्चों को प्यार से समझा रही होती हूँ। सो मेरे लिए भी लर्निंग थी।
लेकिन यही चीज क्लाइंट के साथ भी होती है, उसको वो बात सुननी होती है जो डायरेक्टली उसे इंपैक्ट करती है। सो यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग दिस प्रैक्टिस कि आपका क्लाइंट, उसके पास 1000 पेज की रिपोर्ट पढ़ने का टाइम नहीं है। वो चीज पढ़ेगा जो उसको चाहिए, यानी कोर। यानी आपको यहां से ये समझना पड़ेगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए। आप क्या देना चाहते हैं, दैट इज इररेलेवेंट। व्हाट डज द क्लाइंट वांट। तो चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। रिसेंटली आई जस्ट सॉ कि बहुत सारे बिजनेसेस शार्क टैंक इंडिया में आ रहे हैं कुछ कुछ पैसा रेज करने के लिए, लेकिन वो कस्टमर की नीड्स के बेसिस पे बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे। मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है, वो उस पे बिजनेस चालू कर देते हैं। एंड एवरी टाइम द शार्क्स हैव बीन टेलिंग देम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो लोगों का नहीं है, आपका हो सकता है, ये लोगों का नहीं है। तो ऐसे केसेस में उनको फिर फंडिंग नहीं मिलती। ये सेम कॉन्सेप्ट आपको भी समझना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर क्लाइंट, एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द पी लेवल स्टूडेंट्स जस्ट मेस अप देयर आंसर। क्योंकि उनको क्या आता है, वो लिख देते हैं, वो नहीं लिखते जो क्लाइंट को चाहिए, और यहां पे आपके एग्जामिनर को चाहिए। सो एज ऑफ नाउ योर एग्जामिनर इज योर क्लाइंट। वो क्या चाहता है हमें वो देना है, और लकीली वो वही चाहता है जो क्लाइंट चाहता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ योर डिग्री, कि आप लोगों को जो जो दुनिया में आगे चल के करना है, आपकी डिग्री वही आपके सिलेबस में डाल रही है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। So here the professional skills means how you present your answer, how you write, how you structure it. That carries marks here. एसबीआर को अगर छोड़ दूं, बाकी सारे पेपर 80 मार्क्स के ही हैं। बाकी 20 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल मार्क्स हैं। यानी हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, इफ यू हैव क्रिएटेड द रिपोर्ट का फॉर्मेट, if you are presenting and using the information as per its relevance, if you are writing in the correct structure, उसके 20 नंबर है। इन 80 मार्क्स को किस तरह से लिख रहे हो, उसके 20 नंबर है। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें होता यही है कि आप इस 80 मार्क्स को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, बट यू लूज हियर। एंड इट्स नॉट जस्ट 20 मार्क्स, आपका आंसर भी गलत हो जाता है अगर वो प्रॉपरली प्रेजेंटेड नहीं होता। सो ये प्रॉब्लम आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 90% पी लेवल स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस। और ये 90% वाले बच्चे 51 पे पास होंगे। यानी जिनका टेक्निकल पार्ट अच्छा था, बट प्रोफेशनल स्किल की वजह से, प्रेजेंटेशन की वजह से ये 60+ स्कोर नहीं कर पाए, या ये बोल लो 55-56+ स्कोर नहीं कर पाए। तो ये लाइन पे वाले केसेस वही होते हैं जो टेक्निकल्स के भरोसे चल रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे दोनों स्किल सीखनी है। लाइन पे पास होने का फंडा दिमाग से निकाल देना। देन प्रोफेशनल जजमेंट विल बी ऑन फोकस। मींस आपको प्रॉब्लम ऐसे एनालाइज करनी होगी जैसे सच में एक प्रोफेशनल एनालाइज करता है, और उसके बाद में आपके जो सजेस्टेड सॉल्यूशंस हो वो भी एप्ट सॉल्यूशंस होने चाहिए, जो प्रैक्टिकली काम किए जा सकते हो। इसका एक एग्जांपल देती हूं। सालों से ऑडिट के बच्चे एक ही आइडिया देते हैं मोस्टली, एक प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम होती है कि कई बार एम्प्लॉइज बिना अपना कार्ड स्वैप करे या बिना साइन इन करे काम करना चालू कर देते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि उन्होंने वाकई 8 घंटे की शिफ्ट करी है कि नहीं करी है। तो इसका क्या इलाज करा जाए। इट कैन बी देयर इन एएफएम, एपीएम, एसबीएल, एनी पेपर। मैं ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंपल प्रॉब्लम। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग इन एनी ऑफ द पेपर्स एक्सेप्ट फॉर एसबीआर। अब ऐसे केस में बच्चे सॉल्यूशन ये देते हैं, कैमरा इंस्टॉल कर देना चाहिए ऊपर। कर दिया कैमरा इंस्टॉल। अब अगर कभी भी गड़बड़ हुई, लेट सपोज गड़बड़ हुई थी महीना भर पहले, तो महीना भर पहले की रिकॉर्डिंग संभाल के रखोगे आप? कहां संभाल के रखोगे? क्लाउड पे। तो क्लाउड की स्टोरेज की कॉस्ट होती है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी इससे तो बहुत ज्यादा। अब लेट सपोज अब ऑडिटर को चाहिए ये, या फिर आप एक कंसल्टेंट हैं एंड यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। नाउ यू आर सेइंग कि लाओ मुझे अप्रैल में दिखाओ जी, कि अप्रैल में आपके लोग 8 घंटे काम करते थे कि नहीं करते थे। अब उनके 8 घंटे की अटेंडेंस आपने कैसे लिए? सीसीटीवी कैमरा से। ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। कौन देखेगा सीसीटीवी पूरे 1 साल पहले का?
अगर किसी कंसल्टेंट को आपने हायर किया है, बोला है कि देखो यार हमारे एम्प्लॉयज 8 घंटे काम करते हैं नहीं करते हैं, हम इसके लिए क्या सिस्टम लगाएं, आप क्या बोलोगे? लाओ मुझे पहले तो पिछला वाला पूरा रिकॉर्ड दो, 1 साल पहले की मैं सीसीटीवी देखूंगा। रियली? और जिन कंपनीज में, जिन फैक्ट्रीज में हजार हजार वर्कर्स काम करते हैं, कैसे देखोगे आप सीसीटीवी कैमरा? ये है प्रोफेशनल जजमेंट। सीसीटीवी कैमरा कैन बी जस्ट अ सिक्योरिटी, एक बैकअप, लेकिन मेन प्लान ऑफ एक्शन होता है स्वाइप करने वाले कार्ड्स। वो कार्ड से आजकल गेट लॉक हो जाते हैं, यानी आपका गेट खुलेगा नहीं जब तक आपके पास वो कार्ड नहीं होगा, और उस कार्ड से अपने आप टाइमिंग चली जाती है इन और आउट की। इवन मेनी कंपनीज नाउ डेज वो अपने फ्लोर्स चेंज करने पे भी जो गेट्स लगे हैं उनको इन्हीं कार्ड से एक्सेस करवाती है एम्प्लॉयज से, सो दैट दे कैन चेक कि आप अपने वर्क स्टेशन से या अपने वर्क फ्लोर से कब एग्जिट हुए थे और कब एंट्री लेके आए हो, जस्ट टू चेक हाउ एफिशिएंटली यू आर वर्किंग। दिस इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। बायोमेट्रिक फिंगर्स या फिर आई रेटिना देख के एंट्री करवाना, वहां पे आप ये कह सकते हो कि मैम बीच में कोई बंदा चला गया होगा तो वो कैसे पता चलेगा? वो सुपरवाइजर उस पर ध्यान रखेगा। सीसीटीवी कैमरा से आप नहीं ध्यान रख पाओगे, सुपरवाइजर ध्यान रखेगा। पूरे दिन के घंटे ये साइन ऑफ कराएंगे एम्प्लॉइज डेली कि देखो जी मेरे आज के 8 घंटे हो गए 8 घंटे, ले मेरा साइन और चलो। दिस इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, नॉट पुटिंग अप अ सीसीटीवी कैमरा। साल भर बाद में आप इस सुपरवाइजर के ठप्पा लगा हुआ अटेंडेंस तो देख लोगे किसी रजिस्टर में, सीसीटीवी कैमरा थोड़ी देखोगे यार। सो दिस समवेयर शोज कि आपका सोल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं था। आपने सोल्यूशन दिया लेकिन उसके साथ अपनी अलग परेशानियां हैं, आपने उन परेशानियों को कंसिडर नहीं किया। यानी एक ऐसी चीज मुझे लाके दे दी जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएशन के लिए और बड़ा रोल प्ले करने लग गई। प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई, क्रिएट ज्यादा होने लग गई। सो दिस इज प्रोफेशनल जजमेंट। और इस प्रोफेशनल जजमेंट को डेवलप आप रातों रात नहीं कर सकते हो। आप अगर ये सोचो कि भाई मैं कल ही बुक्स पूरी पढ़ना चालू कर दूंगा या कर दूंगी एंड प्रोफेशनल जजमेंट मेरे में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। धीरे धीरे कई चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी। तुम लोगों के लिए मैंने एक नया चैनल चालू किया है, उसको मैंने पब्लिसाइज नहीं किया बहुत ज्यादा। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेज if the channel is really worth. The name of the channel is Life Explains. LIFEXPLAINS। उसमें मैं इसी तरह की वीडियोस डाल रही हूं विच इंक्रीज एंड एनहांस द कमर्शियल बिजनेस सेंस ऑफ पीपल। उसमें मैंने 2-3 छोटी छोटी वीडियोस ऐसे डाली थी, वर्क प्लेस पे अगर आप मीटिंग में लेट हो, हाउ शुड यू डील विद इट। तो एसबीएल में ऐसा केस आ सकता है कि दो सीईओज हैं, या एक सीईओ है, दूसरा फाइनेंस डायरेक्टर है, या एक फाइनेंस डायरेक्टर है, एक मार्केटिंग डायरेक्टर है, और एक है वो हमेशा मीटिंग में लेट आता है। क्या किया जाए उसका? तो ये छोटी छोटी चीजें मैं उन वीडियोस में कवर कर रही हूँ बिकॉज आई कैन सेंस आफ्टर टीचिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि बच्चों में एक बेसिक इंटेलिजेंस की कमी हो रही है। और उसका रीजन गलती तुम लोगों की नहीं है। प्रॉब्लम ये है दैट देयर इज नो कॉलेज ऑफ एसीसीए वेयर दीज प्रैक्टिकल स्किल्स कैन बी टॉट। तुम मेरा एक अटेम्प्ट ही मान लो कि चलो ठीक है ऐसे ही सीखोगे तुम। चलो तुम सब बच्चों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे आंसर करना अनम्यूट करके। आज से 10 साल पहले अगर आप किसी भी होटल में गए हो और आपने स्टे करी है तो क्या वहां पे चाय मिला करती थी या सिर्फ कॉफी हुआ करती थी? अनम्यूट करो और बताओ। दोनों ही मिलते थे। एक नॉर्मल होटल में क्या सामने बना के रेस्टोरेंट में आपको चाय दी जाती थी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिप चाय। नो। नहीं बनती नहीं थी। मैम। नहीं बनती थी। वो आई एम टॉकिंग अबाउट 4 to 5 स्टार होटल्स। नहीं बनती थी। जहां पे अदरक कूट के और इलायची डाल के बंदा उबाल के छान के आपको दे रहा है, दैट सिस्टम वाज नॉट देयर 10 years बिफोर। तुम तो शायद छोटे बच्चे थे, तुम लोगों को ध्यान नहीं होगा। लेकिन अब बड़े होटल्स में ऐसा होता है। होता है। हो रहा है ऐसा। यू गो टू ताज, कभी मौका मिले तो तुम लोगों की कॉन्वोकेशन सेरेमनी ताज में होगी, अच्छे बड़े होटल्स में होगी। यू गो टू हयात, वरना एक वैसी सर्च करना। अब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूं? क्योंकि मैं चाय लवर हूं।
नहीं, because I have noticed this change and this change is a part of your syllabus. पूछो कैसे? आपका एक कमर्शियल अक्यूमेन नाम की प्रोफेशनल स्किल होती है, और एसबीएल में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। नॉट ये कि पहले सिर्फ कॉफी देते थे अब चाय देते हैं। द मेन पॉइंट इज कस्टमर सेंट्रिक सर्विस देना। चाहता क्या है तुम्हारा कस्टमर? तुम्हारा कस्टमर अगर नॉर्थ इंडियन है, स्पेशली दिल्ली का बंदा है, वो चाय बहुत पिएगा। यू गो टू एनी नियर बाय हिल स्टेशन, वहां पे चाय मिलती है। कुल्हड़ चाय के नाम से आजकल चाय पॉपुलर हो रही है, इवन इन 7 स्टार होटल्स। आई वॉज अमेज टू सी दैट कि यार ये लोग खड़े होके इतने लोगों के लिए चाय बना रहे हैं। जबकि व्हेन आई गॉट मैरिड 18 years बैक, तब ऐसा कुछ नहीं होता था। आप वो कॉफी के जो वो रेडीमेड पाउचेस होते थे, दैट वाज द ओनली अरेंजमेंट, एंड इन द रेस्टोरेंट द मशीन, ऑटोमेटिक मशीन इज द ओनली अरेंजमेंट। रिसेंटली आप लोगों के ऑफिसेज में चायोस को जगह मिली है, चायोस के काउंटर्स बन गए हैं कई ऑफिसेज में। तो एम्प्लॉय मोरल बढ़ाने का एक तरीका है ये। कई ऑफिसेज में फ्रूट्स काट के रखे जाते हैं ऑन दी फ्लोर्स, so that employees can pick them up and eat those fruits. अब तुम बोलोगे मैम ऐसे कौन सी कंपनी है? यम रेस्टोरेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो पिज्जा हट और केएफसी चलाती है। देर आर सम कंपनीज हु आर डूइंग दिस। एचआर इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय मोरल पे काम कर रहे हैं। जो मैं एग्जांपल दे रही हूं, जहां पे होटल्स ने ये शिफ्ट लिया है कि चाय बनाना इज अ डिफिकल्ट टास्क, कि आप एक एक बंदे को बना रहे हो और उसके बाद में अलग अलग टाइमिंग पे आप छान छान के दे रहे हो सबको, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट दे आर डूइंग इट because Delhi and North India people are too much dependent on tea. And if a hotel can do that, वो बार बार विजिट करते हैं, एंड स्पेशली उन होटल्स में हो रहा है जहां पे विजिट्स बार बार होती हैं। सो धीरे धीरे इन चीजों को हम जब बड़े सी, नाउ आई एम 43 years ऑफ एज, मैं इन चीजों पे ध्यान देती हूँ, तुम बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन इनको अब धीरे धीरे नोटिस करना चालू करो। हाईवे पे आपको यूजुअली खाना अच्छा नहीं मिलेगा किसी भी ढाबे पे। क्यों? सोचो क्यों नहीं मिलेगा? यूजुअली चेन्स को छोड़ दो, जो चेन्स है वो हमेशा अच्छा खाना देंगी। वो क्यों अच्छा देंगी? और अगर कोई चेन नहीं है तो वो ध्यान नहीं देगा इस बात पे। ना वो क्लेनलीनेस पे ज्यादा ध्यान देगा, ना वो टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देगा। क्यों? एनी रीजन? अनम्यूट हाँ, करके बोल वो बच्चों, मेरे को मत नॉलेजेबल नहीं चैट है में। ना। हाँ। उसे पता नहीं है कि मतलब कस्टमर कैसे करना है रिटेन, दूसरा, या फिर क्या सर्विसेज देनी है। हम वो नॉलेजेबल नहीं है, उसे मतलब ग्रोथ नहीं चाहिए, मतलब क्या ही बोल सकते हैं इसमें। इसमें ये जवाब होता है इसका कार्तिक, उसका कस्टमर रिपीट कस्टमर नहीं होगा। हाँ, ये उसको भी। घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अच्छी नहीं हाँ, लगी चाय, तुम्हें कॉफी अच्छी नहीं लगी, तुम यहां से वापस हाँ, क्यों आओगे? भागो यहां से। हाँ। बिकॉज दे आर अ स्मॉल नेम। लेकिन हम्म, मैकडोनल्ड्स अगर रास्ते में है और उसका बर्गर अच्छा नहीं हुआ, तो मैकडोनल्ड्स एज अ चेन की बैंड बज जाएगी। इसलिए हम्म, ये लोग अपनी रेसिपीज भी सेम रखते हैं। कभी नहीं सोचा तुम लोगों ने कि ये मैकडोनल्ड्स रेसिपी क्यों सेम रखता है? यार बर्गर थोड़ा सा अलग अलग बना दो, टू मेंटेन दैट टेस्ट जिसको लोग समझते हैं और मैकडोनल्ड्स के नाम से एसोसिएट करते हैं। सो दीज थिंग्स आर प्रोफेशनल जजमेंट, बिजनेस अक्यूमेन। तो चाहे आप एएफएम पढ़ रहे हो, चाहे एपीएम पढ़ रहे हो, और एसबीएल एपीएम में तो ये बहुत ही ज्यादा है। ये स्किल सेट अपने आप में वैसे भी डेवलप करो, इंटरव्यू में तुम्हारी स्मार्टनेस दिखने लगेगी, एंड दिस विल बी डेवलप्ड अलोंग विद पी लेवल। सडनली अगर तुम सोचोगे ना कि यार चलो अब मेरा एसीसी कंप्लीट हो गया, अब मैं कमर्शियल अक्यूमेंट पे काम करूंगा, वो नहीं होगा। तो अभी से आपको वो करना चालू करना है, एंड यू विल डेवलप दिस मेजरली बाय लुकिंग अराउंड यू। आसपास देखो, समझो। कई जगहों पे सब्जी महंगी क्यों होती है? कई वेंडर्स के पास सब्जी सस्ती क्यों होती है? लगाओ बुद्धि, क्यों होती है? जिसके पास महंगी है वो खराब सब्जी को ऑलरेडी साइड कर देता है, उसका पिलफरेज बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका रेंटल ज्यादा होता है। मॉल में चीज महंगी क्यों होती है, लोकल शॉप्स में सस्ती क्यों होती है? क्योंकि मॉल वाला अपने रेंटल भी कस्टमर से वसूलता है। छोटी दुकान वाला एक नॉन ब्रांडेड चीज भी रखता है।
उसका टारगेट कस्टमर एक आम इंसान है जो बजट फ्रेंडली शॉपिंग करता है। जबकि मॉल का कस्टमर कौन है? जिसको पैसे से कोई लेना देना नहीं है, रादर वो महंगी चीजें ही ढूंढता है उसका कस्टमर, क्योंकि उसके लिए वो स्टेटस सिंबल होता है। अगर बीएमडब्ल्यू सस्ती हो जाएगी, पीपल विल नॉट बाय इट। दे आर बाइंग इट बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड नेम, द स्टेटस अटैच्ड विद इट। ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस अक्यूमेन। तो एपीएम और एसबीएल ये आपको सिखाते हैं, और एएफएम बिजनेस के अंदर की दिक्कतें आपको समझाता है। किसी भी बिजनेस की फंडिंग कैसे करनी है। अगर आप ऐसी कंपनी को ऑक्यूपाई करने जा रहे हो जिसने सारा कस्टमर बेस ही खो दिया है, तो उसके क्या चैलेंजेस आएंगे? वो कस्टमर बेस खो चुका है, क्या कर लोगे तुम उसको अक्वायर करके? हाँ, तुम्हारा कस्टमर बेस अच्छा है, तुम्हारे ब्रांड नेम से अगर कुछ कस्टमर रिटेन हो जाए तो बात अलग है। यानी ये सारी चीजें एएफएम में भी अप्लाई होंगी। सो व्हाट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आप सबसे पहले तो इस वाले पॉइंट का ध्यान रखना, यू हैव टू फोकस ऑन प्रोफेशनल जजमेंट, एंड टू सम एक्सटेंट शार्क टैंक इंडिया देखने लग जाओ। क्योंकि तुम बच्चों को उनकी टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। आपका जीपी मार्जिन कितना है? भाई तुम्हारा जीपी मार्जिन मार्जिन 40% है, फिर भी तुम लॉस क्यों कर रहे हो, बर्न क्यों कर रहे हो? दीज आर इंडस्ट्री टर्म्स। हम भी कभी किसी दोस्त से बात करते हैं ना, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, आई डोंट से कि यार भाई तेरा लॉस क्या हो रहा है, हम यही बोलते हैं भाई कुछ बर्न हो रहा है कि कुछ कमा रहे हो। सो इट्स कॉल्ड बर्न। सो डू दिस एनालिसिस, वॉच दैट। एक दो एपिसोड्स में आपको ऐसा लगेगा कि चीजें समझ में नहीं आ रही, बट प्रोबेबली आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ पिच आप खुद समझने लग जाओगे कि यार इसको फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए, इसके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है। सो पॉज द एपिसोड इफ यू कैन, एंड देन अपने दिमाग में सोचो कि इस बिजनेस मॉडल में क्या दिक्कत लग रही है। एक बंदा खुद सब कुछ डिजाइन करता है, प्रोडक्ट डिजाइन करता है, उसके बाद में खुद ही स्टिच करवाता है और कस्टमर तक पहुंचाता है, 2 करोड़ का धंधा करता है, लेकिन वो बिजनेस एक्सपेंडेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस एक बंदे की स्किल सेट पे डिपेंडेंट है। सो स्केलेबल का मतलब होता है बिजनेस बढ़ सकता है क्या। आपका एएफएम पूछता है कि अगर ऐसे बिजनेस को टारगेट कंपनी की तरह एक्वायर कर लिया जाए या फिर इसको सब्सिडरी बना लिया जाए, तो क्या शेयर होल्डर्स को एग्री होगा? आपका जवाब होगा नहीं होगा, बिकॉज दिस कंपनी विल नॉट बी स्केलेबल। ये एक बंदे की एक्सपर्टीज पर टिकी हुई कंपनी है, इससे रिस्क बढ़ जाएगा शेयर होल्डर्स के लिए। सो एसबीएल और एपीएम तो डायरेक्ट इस पे बोल देंगे कि नहीं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन और बिजनेस एक्सपेंशन में दिक्कत आएगी। ठीक है? सो यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस। Start watching a program which I am telling you, because this is the time when you should not focus on only books. You need to get out of your comfort zone, out of your boxes, and look at the practical world, what is happening around you, around the whole world. People are creating a company जो पुरानी बिल्डिंग्स को रिस्टोर करते हैं। यानी पुरानी बिल्डिंग्स जो हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं वो टूट फूट जाती हैं, उनका बिजनेस है उसको रिस्टोर करने का, और 100 करोड़ 200 करोड़ की कंपनी बनी हुई है। सो लुक एट दीज आइडियाज। ये तुम्हें धीरे धीरे बहुत कुछ सिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सुबह तुम्हें एक नया रिजल्ट मिला कि आज मैंने जो सीखा वो मेरे गाल पे दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट अक्रॉस टाइम यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई आज में आज जो मैं हूं वर्सेस एक साल पहले जो मैं था, उसमें बहुत फर्क है। ठीक है? देन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ये मैंने आपको बोली है कि बहुत ऐसे सॉल्यूशंस देना जो वायबल नहीं है। जो कैमरा वाला इंसिडेंस था वो इसी से रिलेटेड था। अब आपको मिलवाती हूँ आपके एग्जाम स्ट्रक्चर से, ये मेरा हाथ से लिखा हुआ है, बिकॉज आई वॉज मोर कंफर्टेबल गिविंग टू यू लाइक दिस। एसबीएल अपने आप में एक निराला पेपर है। इसमें आपसे अलग अलग टास्क पूछे जाएंगे। बहुत ही लंबा पेपर होगा, ढेर सारे एग्जिबिट्स होंगे इसमें। 80 मार्क्स का टेक्निकल पेपर है और 20 मार्क्स का प्रोफेशनल स्किल मार्क्स है। ये प्रोफेशनल स्किल मार्क्स क्लियरली बोले होते हैं कि हम ये वाली प्रोफेशनल स्किल टेस्ट करेंगे इस टास्क में। उसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि आप खुद से पता नहीं लगा पाओगे। प्रोफेशनल स्किल अगर ये है कि आपको कम्युनिकेशन पे हम गेज करेंगे, तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं लिखी हो और टू द पॉइंट बात करी हो, बहुत लंबा लंबा नहीं लिखा हो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी की रिक्वायरमेंट सॉल्व करी हो।
ये सारी चीजें ही हम टेस्ट में चेक करते हैं, क्योंकि ये आप खुद से नहीं पता लगा पाओगे कि मेरी प्रोफेशनल स्किल कैसी जा रही है। ठीक है। देन एसबीआर, द ओनली पेपर ऑफ पी लेवल विच हैज गॉट 4 डिफरेंट क्वेश्चंस। एसबीएल में जरूर टास्क होते हैं, लेकिन एक ही केस स्टडी पे इतने टास्क होते हैं। एसबीआर में 4 अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। वन, द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमेशा कंसोलिडेशन से रिलेटेड होता है, 30 मार्क्स का होता है, ये कैलकुलेटिव होता है, उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन भी होता है। देन 20 मार्क्स का क्वेश्चन, देन 25 एंड 25। अगर आप इन सबको देखोगे, ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, और इसमें पूरे में प्रोफेशनल स्किल मार्क्स सिर्फ 4 ही होते हैं। यानी एसबीआर में आप कैसा लिख रहे हो, रेलेवेंट लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, इसके मार्क्स ज्यादा नहीं होते। एंड दैट इज वेयर आई ऑलवेज सजेस्ट कि एसबीआर से अपने पी लेवल की शुरुआत करो। धीरे धीरे आपको लिखना आएगा एसबीआर से, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन को समझाया जाता है। आप समझाओगे कैलकुलेशन को, लेकिन कैलकुलेशन विल कैरी मार्क्स। बाकी सारे पेपर्स में प्रोफेशनल स्किल मार्क्स डायरेक्ट 20 हो जाते हैं। तो एकदम से 20 प्रोफेशनल स्किल मार्क्स वाला पेपर नहीं उठाना चाहिए। दैट इज वाई माई सजेशन कम्स एज टेक एसबीआर फर्स्ट। अब ये जो बाकी 3 पेपर्स हैं, एपीएम, एएफएम और ट्रिपल ए, इन तीनों का पेपर पैटर्न सेम है। इनमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, 50 मार्क्स का, और बाकी 2 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। 50 मार्क्स वाले में 10 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स के होते हैं, और ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में 5-5 नंबर होते हैं प्रोफेशनल स्किल्स के। तो प्रोफेशनल स्किल 10 मार्क्स हियर, 5 मार्क्स हियर एंड 5 मार्क्स हियर। अब इन तीनों के तीनों पेपर्स में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी यही है कि इनका पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है, और बच्चों को ये वाला क्वेश्चन हैंडल करने में तेल निकल जाता है। वाकई ये बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, टू मेनी रिक्वायरमेंट्स, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दैट इंफॉर्मेशन बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल। इसी के साथ मैं आपको एक बार दिखाती हूँ आप लोगों का पेपर कैसा दिखता है, हाउ डज इट लुक इन रियलिटी, क्योंकि वो आपको देख के काफी हद तक समझ में आएगा कि आपके साथ ये सब क्या हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी अगर मैं यहीं पे इनकी वीडियोस चला दूं, तो इज इट मोटा मोटा क्लियर दिख रहा है? मोटा मोटा कि ये कुछ एग्जिबिट्स हैं लेफ्ट में, इधर ट्रिपल ए चल रहा है, और ये एएफएम है स्क्रीन के राइट में। बस मोटा मोटा आप ये देख लो कि बहुत सारे एग्जिबिट्स लेफ्ट में दिए हुए हैं दोनों ही पेपर्स में। दिख रहे हैं? ये देखो, ये एग्जिबिट्स के इतने सारे डब्बे खुलते हैं फिर। सी, ये एपीएम एसबीएल आ जाता है। एसबीएल देखो नीचे, सो मेनी एग्जिबिट्स। एपीएम में देखो एग्जिबिट्स आने लग गए। हर पी लेवल के पेपर में लेफ्ट में आपको एग्जिबिट्स दिखेंगे, जिनको आप अगर क्लिक करोगे तो वो ऐसे ही अलग 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 खूब सारी खिड़कियां खुल जाएंगी। सी, एसबीएल के पेपर की लेंथ देखो, वो चले ही जा रही है वीडियो, नीचे तक नीचे तक नीचे तक नीचे तक नीचे तक नीचे तक। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एसबीआर दिखाती हूँ। इसमें भी इसी तरीके के एग्जिबिट्स, और एक एक विंडो पे ये एक 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 एग्जिबिट चल के खुलेगा। सो मोटा मोटे आपको ये दिखाने का पर्पज ये था, आपके सारे पी लेवल पेपर्स में अब एग्जिबिट्स होंगे। दैट मीन्स देयर विल नॉट बी अ सिंगल क्वेश्चन ऑन वन पेज। अलग अलग खिड़कियां खुलेंगी। उन विंडोज में से यू नीड टू सी what is the information given for a particular exhibit. Now, let me talk about the problem areas. ये तो आपने देख लिया कि हाँ भाई बहुत सारे एग्जिबिट्स हैं। अब इनमें प्रॉब्लम क्या आती है? मैंने जो आप लोगों के पी लेवल के पेपर्स दिए हैं, उन सब में द कॉमन प्रॉब्लम विच आई फेस्ड वाज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। पढ़ाते टाइम भी ये लगती थी चीज मुझे,
बट पढ़ाना अलग बात होती है और पेपर देना अलग बात होती है, क्योंकि पढ़ाने में वो 3 घंटे की घड़ी ऊपर नहीं चल रही होती है. सो टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, टू मेनी एग्जिबिट्स, एंड द प्रॉब्लम वाज इन एग्जिबिट्स की भी इंफॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करना होता है. इसमें एसबीएल सबसे लंबा पेपर है, एसबीआर इसमें सबसे इजीएस्ट पेपर है. आप हर ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट बताते जाओ और आगे बढ़ते जाओ. एग्जिबिट्स भले ही होते हैं, लेकिन एक एग्जिबिट से जुड़ा हुआ एक पार्ट का क्वेश्चन होता है. बाकी सारे पेपर्स में ये एग्जिबिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं. मींस वन कैलकुलेशन ऑफ वन एग्जिबिट इंपैक्ट्स द अदर पार्ट ऑल्सो. सो ये चैलेंज एसबीआर में सबसे कम है. इसलिए इफ somebody is giving the P level for the first time, please start your journey with SBR, not any other paper. ठीक है. अब आते हैं इनकी पास परसेंट पे. सो नाउ पीपल वुड बी एडवाइजिंग यू, जिसकी पास परसेंटेज अच्छी है वो ले लो. उस हिसाब से पास परसेंटेज सबसे अच्छी एसबीएल की है. बट स्टिल आई विल से, पास परसेंटेज के बेसिस पे मत जाओ, आप अपनी एक्सपर्टीज के बेसिस पे जाओ. और एज ऑफ नाउ जो बच्चा स्किल लेवल पढ़ के आता है उसकी एक्सपर्टीज एसबीआर में ही ज्यादा होती है, क्योंकि स्किल लेवल इज मोर फोकस्ड ऑन कैलकुलेशन पार्ट एंड लेस ऑन डिस्कर्सिव पार्ट. स्किल लेवल में आपसे ना ना ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट आना चाहिए, रेलेवेंट राइटिंग आनी चाहिए, क्योंकि है ही 40 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर. 60 मार्क्स तो सपोर्ट करने के लिए उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं. तो सडनली क्या हुआ था, ये 2018 में जब एसबीएल का ये नया पेपर पैटर्न आया था, आई वॉज अ पार्ट ऑफ आईएसडीसी दैट टाइम, हेडिंग देयर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. बहुत रिगरस ट्रेनिंग्स दी गई थी मुझे, बिकॉज आई हैड टू ट्रेन द ट्रेनर्स फॉर दिस. बार बार एसीसी यही बोलता था कि सबको बोलो देयर जर्नी शुड स्टार्ट विद एसबीएल. मैंने भी वही किया कि ठीक है यार, एसीसी कह रहा है कर देते हैं. लेकिन पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स टर्न डाउन बैडली. तो एक बात समझ में आई, इतना रिजल्ट देख के, इतने सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देख के, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली नॉर्थ वाले बच्चों के लिए एसबीएल डिफिकल्ट पड़ता है जब वो पहली बार देते हैं. उसका रीजन, लंबा लंबा लिखने की आदत बीकॉम में हमारे कॉलेजेस हमें डाल देते हैं. व्हेन वी राइट आंसर्स फॉर द एग्जामिनेशन इन द कॉलेज, वहां लेंथ देख के नंबर दिए जाते हैं, अंदर मैटर कुछ भी लिखा हुआ हो. लेकिन एसीसी में ऐसा नहीं होता, स्पेशली एसबीएल में ऐसा नहीं होता कि कुछ भी लिखा हुआ है और काम चल गया. एंड दैट बैकफायर्स फॉर आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया स्पेशली. उसके बाद में मैंने फर्स्ट ट्रायल मारी कि एसबीआर बच्चों को चालू कराएं, एंड दैट वाज द फर्स्ट बैच जिसमें 18 में से 13 स्टूडेंट्स पास हो गए. और जो बच्चे रह गए वो वैसे भी 47 से 49 के बीच में मेरे स्टूडेंट ज्यादातर लटकते हैं. लेकिन दैट वाज द लेसन फॉर मी, मॉरल फॉर मी, कि प्रोबेबली एसबीआर इज अ बेटर चॉइस फॉर नॉर्थ इंडियन चाइल्ड. क्योंकि वो यहां से चालू हो जाता है ये देखना कि मुद्दे पे बात करनी है, धीरे धीरे ही सही, बट यहां से उसकी शुरुआत हो जाती है. बट डायरेक्टली उसको एसबीएल से इंट्रोड्यूस कर देना, सडनली एक ऐसा पेपर जिसमें 12 पेज का तो क्वेश्चन आएगा, 12-13 पेज का प्रीसीन होगा, वो वहीं पे कांप जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं किसको संभालू किसको छोड़ू. एंड पोस्ट दैट, अब जो भी हमारे स्टूडेंट सबसे पहले एसबीआर दे रहे हैं उसमें से 78% पास हो रहे हैं. इवन यू कैन सी माई ब्रोशर्स ऑल्सो, उसमें सबसे ज्यादा पास रिजल्ट आ रहा है एसबीआर का. वो इसलिए आता है क्योंकि बच्चों को एसबीआर में प्रोफेशनल स्किल्स से ज्यादा डील नहीं करना पड़ता. अब इन सब्जेक्ट्स की हालत देखो, एएफएम नो गुड. अगर ये सोचो कि एएफएम की पास परसेंटेज अच्छी होती है, नॉट एट ऑल. हैव अ लुक एट दिस. ये एवरेज 45% चल रही है, इसको तो अच्छा बिल्कुल नहीं बोल सकते. लुक एट एपीएम, एवरेज 40%. लुक एट ट्रिपल ए, एवरेज 40%. तो ये डराने वाले लोग कि एपीएम और ट्रिपल ए ज्यादा खतरनाक है, एएफएम कम खतरनाक है, आई एम सॉरी, आई वुड डिफर हियर. दोनों में 19-20 का ही फर्क है. एएफएम की पास परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं जा रही है, बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन, calculation part is only of 40 marks or 45 marks, and remaining all relates to explanations, descriptive part. तो
मोटा मोटा इन सारे सब्जेक्ट्स में आई विल से दिस कि बेटा पास परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड मत करो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट आंसर्स। व्हाई यू डोंट हैव दैट ऑप्शन? क्योंकि जब आप लोग एसीसी क्वालिफाई कर जाओगे, आपको क्लाइंट को ईमेल्स भी लिखनी होंगी, कई चीजों का जवाब ईमेल पे ही देना होगा। कई बार आपसे वो रिपोर्ट मांगेंगे फॉर एनी कंसल्टेंसी विच यू हैव रेंडर टू देम। कई बार से प्रोजेक्ट बेसिस पे भी आप काम करोगे तो उनको रिप्लाई करोगे, उनके लिए रिपोर्ट्स, ब्रीफिंग नोट्स, मेमोरेंडम्स, कई चीजें बनाओगे। तो कैसे बनाओगे फिर? यानी ये चीजें आपको सीखनी है अपने करियर के लिए, नॉट जस्ट टू पास द एग्जाम। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है, नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है। और ये जिंदगी के लिए जरूरी है इसलिए एग्जाम में डाल दी गई है। तो इसको अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ। इस पे मैंने सिस्टम इस बार कुछ चेंज कर दिया है, मैं वो भी अनाउंस करती हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि कौन से कॉमन चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं और एग्जामिनर्स बोलते क्या है। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट स्टेट प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ स्टेट करते हैं। अंडरस्टैंड द वर्ड स्टेट। ये कोई हरियाणा स्टेट, राजस्थान स्टेट, हिमाचल स्टेट, ये उस स्टेट की बात नहीं हो रही है। यू आर मेंशनिंग समथिंग बट नॉट एक्सप्लेनिंग इट, दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली। ऑल माई ओल्ड स्टूडेंट्स नो दिस। मैं जब भी चेकिंग में लिखती हूँ explain, that means I am trying to say this. When I say too brief, I am trying to say this. Now let me give you an example कि इसको मेरा कहने का मतलब क्या होता है, जो एग्जामिनर भी आपसे एक्सपेक्ट करता है। आप लोग ये सोचते हो कि एग्जामिनर समझ ही जाएगा, प्रोडक्ट की बहुत बुराई हो रही है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है तो रेवेन्यू गिर गया। इसका आंसर बच्चा कैसे लिखता है? कंपनीज रेवेन्यू हैज फॉलन, बस, फुल स्टॉप। उसके बाद में वो रीजन लिखता है, बिकॉज ऑफ बैड पब्लिसिटी। आपको लगेगा मैम आंसर तो ठीक है, ये आंसर ठीक नहीं है। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या होगा अब वो सुनो। रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज फॉलन फ्रॉम, लेट सपोज एक नंबर आता है $1,000 टू $500। दिस 50% reduction in revenue seems to be on account of the negative publicity received on the product. Because of the defect in the product, customers have stopped purchasing it. This is explanation. You need to tell कि नेगेटिव पब्लिसिटी से कैसे रेवेन्यू कम हो गया, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया यार। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, पेएबल डेज बढ़ गए। यू आर टेकिंग मोर टाइम टू पे टू योर क्रेडिटर्स। तो आप इसमें लिखते हो बिकॉज द पेएबल डेज हैव इंक्रीज्ड, द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी विल बी डैमेज्ड। ओके, मैं फिर लिखूंगी इसमें एक्सप्लेनेशन मिसिंग। आप बोलोगे मैम आप किसी भी क्रेडिटर को लेट पे करोगे तो अपना नाम तो खराब ही होगा ना। अरे क्यों खराब होगा वो तो बताओ। क्यों पेएबल के साथ रिलेशनशिप स्पॉइल होगी वो तो बताओ। इसलिए होगी क्योंकि ये पेएबल वो आपको अब डिस्काउंट देना बंद कर देगा, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग टाइमली पेमेंट। The creditor will stop sending goods to you, will stop supplying material to you. He will not be interested in doing business with you because you are delaying the payment. And a delayed payment for him also becomes a hurdle in his business. This is what is expected from you in your P level, even post that. Then, not applying the knowledge to the question. क्वेश्चन बात कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन की, हम बात कर रहे हैं एनपीवी मेथड की। क्वेश्चन पूछ रहा है पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड के अलावा कोई और मेथड यूज कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और आप पे बैक पीरियड के एडवांटेजेस बता रहे हो। भाई वो ये पूछ रहा है पे बैक पीरियड के अलावा कुछ यूज कर सकते थे क्या, तो जवाब होना चाहिए था हाँ आईआरआर यूज कर सकते थे, हाँ सेंसिटिविटी एनालिसिस यूज कर सकते थे। और आप बोल रहे हो पे बैक पीरियड के फायदे ये होते हैं कि पता चल जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में आएगा। क्वेश्चन ने वो पूछा ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है उस पर भी अपने को काम करना है। नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली,
कुछ और ही कॉन्टेक्स्ट में बच्चे आंसर लिख देते हैं। देन even if you believe something is very obvious, please include an explanation which I was mentioning. मैम अगर रिसीवेबल्स टाइम ज्यादा लगाएंगे तो बैड डेट्स तो हो ही जाएंगे ना, इतना तो आप समझते ही हो। अरे हम तो सब समझते हैं यार। यू नीड टू टेल अस कि आप समझते हो। अगर इस नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम होंगे ना, तो एग्जामिनर को एग्जाम लेने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो सभी पता है। ये आपका एग्जाम है, आपको पता है कि नहीं पता है, ये आपको बताना है एग्जामिनर को। और दूसरा, आपका क्लाइंट जरूरी नहीं है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ही मे बी एन इंजीनियर, ही मे बी एन एमबीए हु डजंट नो फाइनेंस, ही डजंट अंडरस्टैंड दिस। तो आपको उसको बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से सब कुछ बताना होगा कि जब रिसीवेबल डेज बढ़ते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बैड डेट्स होंगे, और अगर बैड डेट्स होंगे तो कंपनी का नुकसान होगा। डू नॉट डायरेक्टली से कि रिसीवेबल डेज बढ़ गए तो कंपनी का नुकसान होगा। अरे बताओ कैसे नुकसान होगा भाई, आपके रिसीवेबल्स पे नहीं करेंगे। एम आई क्लियर टिल हियर? एनी क्वेश्चन टिल हियर? Ma'am, but sometimes it becomes difficult to draw a line between too much of information and explaining more. So like explaining relevantly more, basically. उसी के लिए प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एंड व्हाट यू आर सेइंग इज आर्यन, उसी की वजह से आई कुड नॉट अटेम्प्ट एनी ऑफ द पेपर इन फुल इन योर पी लेवल। आई हैड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन टू गिव टू एवरी क्वेश्चन कि मेरा हर बार 20-20 नंबर का पेपर छूट रहा है। बट ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। मैंने कोई क्वेश्चन टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन आप लोगों को कराएंगे तो वहां पे अपने आप मेरा समझ में आएगा। मेरा पूरा हो गया इस बार। भाई मेरा तो इस बार भी नहीं हुआ। और मेरे आगे पीछे जो बच्चे बैठे हुए थे वो यही पूछ रहे थे, मैम रैंक। मैंने कहा बेटा रैंक कैसे आएगी 80 नंबर के, नहीं 78 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करे हुए में। बट ठीक है, आई मीन फॉर मी इट वॉज नॉट गेनिंग मोर मार्क्स, इट वॉज टू एक्सपीरियंस एंड फिनिश इट ऑफ। मैम बट ऐसा होता है कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट जो हमें एसीसी प्रोवाइड करता है उनके, हम्म। जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हम्म। उसमें इतना बड़ा वो था एक तो कि मतलब शीट इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था कि लाइक वन लाइन आई एम लिखिंग राइटिंग इट्स इक्वल टू 2 और 3 लाइंस ऑफ नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। नो इट वॉज नॉर्मल, नो। ऐसा क्यों था? मेरे को ऐसा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा मैं ऐसे लिख ही नहीं पा रहा था बहुत ज्यादा। रिजल्ट बताएगा, चलो। चलो नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम। नाउ हाउ विल वी हेल्प यू मीट द एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस, इस पे मैं एक एक करके हिट करती हूँ। स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, सिस्टम क्या चलने वाला है, उसको समझना एक बार थोड़ा सा। इस बार एक नया अनाउंसमेंट है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ मॉड्यूलेटर सिस्टम नाउ। उस पे कैसे काम करेंगे वो सुनो, वो सिस्टम क्या है और कैसे काम करेगा। ओवर टाइम वी हैव सीन कि पी लेवल स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स नहीं लेके आते हैं सेशंस में, बिकॉज दे डोंट फेस एनी प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आइदर डन इन दी सेशंस, और जो क्वेश्चंस होते भी हैं वो इतने अपने आप में इतने छोटे से बचे हुए होते हैं कि या तो आपस में व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सॉल्व हो जाते हैं, या फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, 1-2 सेशन चाहिए होते हैं। बट अदरवाइज मेजरली बिकॉज इट्स अ डिस्कर्सिव टाइप ऑफ नेचर ऑफ लेवल, तो स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम सेशन टू प्रैक्टिस सेशन। और ये मॉड्यूलेटर सेशंस या मॉड्यूलेटर सिस्टम में क्या होगा, बिकॉज फॉर मी इंडिविजुअली व्हाट आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स मेरा ही सेशन अटेंड करना चाहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितना भी अच्छा कितना भी एक्सपीरियंस फैकल्टी उनको दे दो। द डायरेक्ट कंपैरिजन कम्स एज कि आज मैम नहीं आ रही है तो आज हम अटेंड नहीं करेंगे। तो मॉड्यूलेटर सिस्टम में मैं आऊंगी बिना आए, समझना इस बात को। लेट्स सपोज योर पेपर हैज गॉट 8 सेशंस, 2-3 सेशंस आई विल कम लाइव, remaining sessions I will come through a recording. Now that recording will run live, there will be a modulator who will be sitting in the class live. Now what will that modulator do? वो मॉड्यूलेटर आपको सामने प्रैक्टिस करवाएगा जो मैं सेशन में बोल रही हूं। लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट एसबीआर, सेशन सामने चल रहा है, मैंने बोला कि चलो जी ये क्वेश्चन सामने है आपके, इसको 5 मिनट में करो। निकालो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ दिस मॉड्यूलेटर विल सी कि आप लोग कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को चैट बॉक्स में लिख रहे हो क्या। ही विल स्टार्ट ऑन नोटिंग डाउन कि आर्यन ने ये वैल्यू लिखी, XYZ ने ये वैल्यू लिखी, प्रतीक्षा ने ये वैल्यू लिखी।
because side by side he is being instructed to prepare a report कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो था उस पे कितने बच्चों ने सही कैलकुलेशन करी. विद दिस वील गेट टू नो कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कैलकुलेशन सही नहीं हिट हुई. नाउ दिस मॉड्यूलेटर विल क्रिएट डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर यू रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली, ताकि आप बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करके एटलीस्ट वो जो गलती करिए उस पे वापस से ना अटको. तो बिना मेरे आए मैंने आके वो काम करवा दिया जो आइडियली मैं लाइव आके करती. बाद में मैं भी उस क्वेश्चन को क्लास में समझाऊंगी कि देखो ये कैलकुलेशन ऐसे आई है. आपको उसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, आप वहीं पे जो मॉड्यूलेटर है उससे पूछोगे कि ये कैलकुलेशन कैसे आई है. सो मैं होके भी नहीं हूं या नहीं होके भी हूं, ऐसे कह लो. नाउ हाउ विल इट बी हेल्पफुल फॉर मी? क्योंकि मैं पांचों पेपर्स या चारों पेपर्स में पांच पांच छह छह सेशन अगर लेने लगी तो मोस्ट लाइकली मेरा गला बिल्कुल बोल जाएगा एंड आई वोंट बी एबल टू क्रिएट मोर क्वेश्चंस फॉर यू. This modulator will hand over the progress report of the attendees of the session. Now I will get to know कि यार अच्छा ठीक है, मे बी अरमान को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि कैसे कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. उसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे और ये मॉड्यूलेटर आपको कॉल करके या आपसे कॉल जूम कॉल अरेंज करा के आपको वो टॉपिक भी समझा सकता है. यानी फॉर योर वीकर एरियाज दिस मॉड्यूलेटर विल बी हेल्पिंग यू अक्रॉस योर होल जर्नी. नाउ देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सुपर सक्सेसफुल सिस्टम हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा इफ यू ऑल डू नॉट कम टू अटेंड दिस सेशन, बिलीविंग कि मैम तो है ही नहीं. मैम नहीं है तो मैम के पास एक रिपोर्ट कार्ड तो आ रही है ना तुम्हारी, एटलीस्ट मुझे पता तो चल रहा है ना. आई कैन टेल दी मॉड्यूलेटर कि इसके ये अच्छा वो जो क्वेश्चंस बनाने होंगे वो मैं ही बनाऊंगी, बट द मॉड्यूलेटर एटलीस्ट विल एंश्योर कि आप उनके सामने टाइम बाउंड वे में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो. क्योंकि कहीं पे एक मुझे भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि मैं इससे ज्यादा अगर कमिटमेंट करूंगी तो ये हिल सकता है सारा सिस्टम, बिकॉज आई मे फॉल इल. अभी तुम्हारे एग्जाम से पहले 10 दिन आई टुक 10 days टू रिकवर फ्रॉम माई थ्रोट इन्फेक्शन. तो वो हो जाए, द शो मस्ट नॉट स्टॉप. आई नीड सम टीम मेंबर्स विद मी जो एटलीस्ट मेरे हिसाब से चीजों को इंप्लीमेंट करते चलें. So this modulator system will typically attack on where you are going wrong. जो आंसर राइटिंग वाले सेशंस होंगे वो मेरे लाइव सेशंस होंगे. यूजुअली जो भी आपके सारे पेपर्स में कैलकुलेटिव पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट है, वो होगा मॉड्यूलेटर सिस्टम के अंडर. लेकिन जहां पे भी आंसर राइटिंग है वो होगी डायरेक्ट मेरे सामने. द मॉड्यूलेटर विल गिव यू फीडबैक ऑन योर टेस्ट ऑल्सो. यानी कि आपको सामने क्लास के बुला के आपका फीडबैक दिया जाएगा कि देखो जी आपने ये चीज गलत लिखी है, इसको ऐसे लिखनी थी. जो मैं कमेंट्स में डालती हूं, द मॉड्यूलेटर विल टेल यू सो दैट वी कैन एंश्योर दैट यू आर रीडिंग माय कंटेंट एंड कमेंट्स. द प्रॉब्लम हियर वाज आई एम राइटिंग सो मच इन द टेस्ट पेपर्स एंड टू माय सरप्राइज नेक्स्ट टेस्ट में भी बच्चे वही गलती कर रहे थे. इसका मतलब मेरे कमेंट्स पढ़े नहीं किसी ने. तो अब मैंने मॉड्यूलेटर्स को बोल दिया है इनके ना कान तक पहुंचाना वो कमेंट्स, क्या बोला है मैंने. दे शुड अंडरस्टैंड. और फिर उनसे पूछो कि उनको समझ में आया उनकी गलती क्या थी. लेकिन इसमें आपकी मदद ये चाहिएगी. यू नीड टू अटेंड दिस सेशन. यू नीड टू गिव टाइम टू द मॉड्यूलेटर इफ द मॉड्यूलेटर आस्क्स फॉर योर अवेलेबिलिटी कि भाई आपके इस चीज को मजबूत करने के लिए आपका समय चाहिए थोड़ा सा, तो प्लीज उसको अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय दे देना. बिकॉज लास्ट टाइम हमने एक दो बच्चों की प्रॉब्लम ओवर जूम सॉल्व करने की कोशिश की, उन बच्चों ने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं होता है. तो अब हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन यहां पे अगर आप इस सिस्टम को चाहते हैं कि भाई मेरा फायदा हो, तो यू नीड टू शो योर प्रेजेंस. दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू डू. until unless you answer, until unless you follow my instructions. अगर मॉड्यूलेशन सेशन में मेरा सामने क्लास चल रही है, वीडियो चल रही है और मैं बोल रही हूँ फटाफट से इस अमाउंट को कैलकुलेट करो, तो करो तो सही कैलकुलेट. गलत करोगे ना कोई बात नहीं, मुझे पता तो चलेगा तुम इसको गलत कर रहे हो. आगे मैं ठीक कराऊंगी उसको. दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको कैसे ठीक कराऊंगी. इंग्लिश का इशू आ रहा है, द मॉड्यूलेटर विल बी गिवन अ शीट टू मार्क कि इंग्लिश कैसी थी, ठीक थी, एवरेज थी. तो हम बताएंगे भाई एवरेज वाले को या बुरी इंग्लिश वाले को कैसे इंग्लिश करेक्ट करनी है. यानी टेस्ट से पहले ही थोड़ी बहुत प्रेप चालू करेंगे.
and that will be focused on your problem areas. तो देखते हैं ये आइडिया कैसा चलता है इंस्पाइट फॉर विदाउट प्रॉब्लम्स एक सेशन कंडक्ट करने के। पहले से तो बेटर ही चलेगा। हाँ, ये बुरा तभी चल सकता है जब आप लोग सेशंस में ही नहीं आओ, तो मैं बीच में एक अलग तरीका भी निकाल सकती हूँ आप लोगों के हाथ से आंसर्स निकलवाने का। ठीक है? एनी कंफ्यूजन विद द सिस्टम? बताओ, सिस्टम में कोई कंफ्यूजन हो तो। क्या हुआ, सब सुन के बेहोश हो गए क्या? हेलो, डेल्टा चार्ली टैंगो, हेलो, एम आई M- ऑडिबल? Ma'am, the modulators will be the faculty members, right? Like, यस, यस। okay. ठीक है। And it's like we'll discuss problems only. Like, we'll like solve the problems live. यस, Or यस, सो आई विल डिसाइड फॉर एग्जाम्पल विच पेपर आर यू गिविंग? triple A. ट्रिपल ए। सो लेट्स सपोज आई चूज अ टॉपिक कि हम इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को देखेंगे या फिर एथिक्स को देखेंगे। सो माई वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू विल रिलेट टू अ स्मॉल केस कि चलो इसमें एथिकल थ्रेट आइडेंटिफाई करो। नाउ यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड राइट दैट इन द चैट बॉक्स। द मॉड्यूलेटर विल साइड बाय साइड कीप ऑन नोटिंग डाउन कि इसमें रुचिका ने कौन सी थ्रेट आइडेंटिफाई की थी। नाउ इफ योर थ्रेट इज राइट, ग्रेट, मैं उसके बाद में रीजन भी दूंगी वीडियो में ही कि इसमें ये वाली थ्रेट थी, ये वाली नहीं थी और उसके पीछे ये रीजन है। But if you have marked the wrong thread, that means it's a moral for us that you are not able to identify the correct name of the thread. तो उस पे आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे सो दैट यू गेट इक्विप टू कि कौन सी थ्रेड लगती है किसी केस में। ठीक है? दैट्स द आइडिया। So ma'am, it आपकी will गलतियां give. पकड़ना इज द आइडिया। So ma'am, it will ओके? give a personalized report or something. नो, नॉट टू यू, टू मी। वो आपके Okay. सामने एक बार बोल जरूर देगा कि देखो आपने पहले क्वेश्चन में ये गलती करी थी, दूसरे में ये गलती करी थी, लेकिन ये मेरे लिए होगी ताकि मुझे पता चले कि किस में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन जनरेशन मैं करूंगी। So you, क्योंकि for example, if I am attending a class and if I answer the questions and my हम्म, answer is wrong, so the हम्म, modulator system will send you like will send you data or something that the student is facing some issue here, basically. यस, क्योंकि Okay, जो क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ वो तो मुझे पता है ना, मैंने ये 5 क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार। तो correct. वो रिपोर्ट मेरे पास आएगी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किस किसने गलत किया। आर्यन ने गलत किया, तो मुझे पता चल Hmm. गया कि भाई ये इसका मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ही नीड्स प्रैक्टिस ऑन दिस। Okay, got it. So it will like be successful only when we answer. Otherwise, Yes, yes. So this system will backfire and will be a complete failure if you all don't write anything in the answer. तो फीडबैक किसका देगा मॉड्यूलेटर? ठीक है? yeah, modular system will not fail. We will fail as a student by not answering, हाँ, basically. यस। ठीक है? Ma'am, how frequently this will be conducted, this model? लाइव ऑन द वीकेंड्स। So every weekend this will be there. यस, यू विल बी गेटिंग योर कैलेंडर कि किस दिन आपका कौन सा सेशन है, दैट यू विल बी गेटिंग टुमारो, बिकॉज आई फर्स्ट वांटेड टू डिस्कस दिस विद यू। देन आई वुड लाइक टू नो कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनमें टाइम जोन की अगर दिक्कत आती है, द क्लास विल बी केप्ट ऑन वीकेंड्स इन द इवनिंग सो दैट दिस टाइम जोन इशू ऑल्सो डजंट अराइज। ठीक है? सो कैलेंडर जिसमें आपका किस डेट पे सेशन है, किस डेट पे आपका एक टेस्ट होगा, किस डेट पे आपको क्या मॉक देना है, एवरीथिंग विल बी गिवन इन दैट कैलेंडर विद अ स्मॉल वीडियो कि ये कैसे आपको समझना है। ओके? गॉट इट जेंसली? Yes, ma'am. Yes. Thank you. ओके। अर्पिता इज सेइंग एसबीआर बैच स्टार्टिंग आज से हो गया। अर्पिता, आज से हो गया। कैलेंडर कल सुबह मिल जाएगा आपको। बिफोर 12 you will get your calendar with all the schedule of sessions plus your tests plus your mocks. ठीक है? Okay. Now the next thing, how we will meet the examiner expectation and how the study strategy needs to be followed. What study strategy needs to be followed? सबसे पहली चीज आपको भी करना क्या है? कल तो कैलेंडर मिल जाएगा, बट द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, यानी कि क्लास चालू करो। ट्रिपल ए आप स्पीड पे देख सकते हो, आप एएफएम के थियोरी पार्ट स्पीड में देख सकते हो,
SBL you can watch the classes in good speed, क्योंकि वो नॉर्मल सी बातें हैं जो समझने की हैं, उनको समझने के बाद में आप एग्जाम में उसको केस से अप्लाई करोगे। लेकिन क्लास में बैठ के उसको दो दो तीन तीन बार देखने वाला कुछ नहीं है। SBL इज ऑल अबाउट अ बिजनेस माइंड पेपर। APM भी ऐसा ही है, धीरे देखना है SBR में, AFM के प्रैक्टिकल पार्ट में। रेस्ट यू कैन वॉच जल्दी जल्दी। सो सबसे पहला फोकस रखना है, आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। नंबर 2, अब आपको जो जो भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं उनको जरूर से प्रैक्टिस करना है। डू नॉट टेल योर माइंड कि ये तो मैम ने करा ही दिया है, इसकी क्या जरूरत है। जी नहीं, मैंने भी जो क्लास में किया है आप प्लीज उनको हाथ से जरूर करिए। AFM में रिस्क मैनेजमेंट या हेजिंग तो मैंने पूरी करा दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको नहीं करेंगे। डू देम। एग्जाम किट ये छोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। SBL स्टूडेंट्स, आपको 2 साल पुरानी SBL की एग्जाम किट चाहिएगी। आस्क फ्रॉम योर सीनियर्स, उनके पास मिल जाएगी 2 साल पुरानी। आई टेल यू द रीजन। नए वाली एग्जाम किट में पूरे 100 मार्क्स वाले ही केस स्टडीज दिए हुए हैं, लेकिन हम जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक ही 100 मार्क्स के तो ट्राई कर नहीं सकते। तो ये थोड़ी है कि हम 10th मई तक, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम एक भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे एग्जाम का। 2 साल पहले वाली जो एग्जाम किट थी उसमें टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस दिए हुए थे, यानी अगर आप लीडरशिप वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हो उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम किट में क्वेश्चंस दिए हुए थे। हम वहां से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, यानी ग्रेजुअल प्रैक्टिस चाहिएगी जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लोगे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में नई वाली एग्जाम किट में जो 100 मार्क्स की केस स्टडीज हैं वो आप करोगे, लेकिन उससे पहले यू नीड टू डू सम स्मॉलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विच विल बी गिवन ओनली इन 2 साल पुराने वाली एग्जाम किट। उसके बाद में वो आई नहीं है, रादर पुरानी एग्जाम किट में क्वेश्चंस भी टफ हुआ करते थे, अब वालियों में ज्यादा इजी हो रहे हैं। तो अगर 1 साल पुरानी एग्जाम किट आप यूज करते हो, दैट्स गुड इन ऑल अदर पेपर्स, बट फॉर SBL 2 years ओल्ड एग्जाम किट शुड बी यूज्ड टिल यू कंप्लीट योर सिलेबस। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कैप्लिन की एग्जाम किट, नो BPP प्लीज, कैप्लिन एग्जाम किट। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन प्लीज डू नॉट मिस गिविंग द मॉक एग्जाम्स। ये मैं क्यों कह रही हूं ये आपको अभी दिखाऊंगी। एंड एट द एंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपनी मिस्टेक्स देखनी है, उन मिस्टेक्स पे काम करना है। लेट मी शो यू समथिंग, जिसके लिए मैंने यहां पे पिक्स पेस्ट नहीं की। मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है ना? ये मैंने ईमेल आईडी खोल लिया आप लोगों के सामने। जस्ट मेरे पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है दैट ऑल योर टेस्ट विल बी चेक्ड, बट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स just want to show you that the mocks are checked। ये हमारी ईमेल आईडी जिस पे टेस्ट भेजते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला है, आप लोगों को भी यही मिलेगा। इस पे आप लोग अपने टेस्ट पेपर्स भेजेंगे। लेट मी शो यू दिस सेंट आइटम्स हियर जस्ट टू टेल यू दैट ऑल दी आइटम्स हैव बीन सेंट आफ्टर इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएट करके भेजे गए हैं। 3rd मार्च को आप देख सकते हो, क्योंकि AFM का पेपर 5th या 6th को था, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, AFM सबसे लास्ट में होता है। नाउ सी, किसका मॉक खोलूं? इशिका का खोलती हूँ, चलो। उसने पेपर बहुत कम अटेम्प्ट किया है। ओके, नाउ कैन यू सी दी कमेंट्स कि छोटा राउंडिंग ऑफ एरर आया है, उसकी वजह से यहां राउंडिंग ऑफ एरर एक्सचेंज रेट में करने की वजह से बहुत बड़ा एरर ओवरऑल में आ गया। मतलब जो NPV पॉजिटिव आ रही थी या कम नेगेटिव आ रही थी, वो उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गई। सो दिस इज हाउ यू विल गेट टू नो कि राउंडिंग ऑफ या फिर कैलकुलेशन में आप क्या गड़बड़ कर रहे थे एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ये तो अच्छा सा पेपर खुल गया। यशस्वी, why PV factor have been taken for more than 3 decimal places? फिर राउंडिंग ऑफ एरर।
earlier mistake made this also wrong. The next comment, ये बीसॉप वाला केस था, बच्चे ने बिल्कुल गलत कर दिया। आप देखोगे ये क्या टॉपिक था। यानी कि जब इवन इफ आप कैलकुलेशंस करते हो, वी गिव दिस एज अ फीडबैक कि इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। यहां पे क्या किया उसने, नेट इम्पैक्ट लिया, तो मैंने उसमें लिखा है कि आप टोटल इंटरेस्ट भी लो, कि टोटल इंटरेस्ट पेमेंट कितना हुआ है, वरना एग्जामिनर टोटल इंटरेस्ट पे जो मार्क्स एलोकेटेड होते हैं वो देगा नहीं। ठीक है। शायद यशस्वी ने यहाँ तो खाली ही छोड़ दिया पूरा। देखो अब यार ऐसा मत करना कि पूरा पेपर ही ब्लैंक छोड़ दो। ओके, लेट मी शो यू नव्या's पेपर। देयरफॉर प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि एनपीवी नेगेटिव आ गई, और मैंने यहाँ लिखा है रीजन दो। रीजन क्या है? नेगेटिव एनपी वाले प्रोजेक्ट्स शेयर होल्डर्स की वेल्थ एडिशन नहीं करते, उनकी वेल्थ इंक्रीज नहीं करते, रादर वेल्थ रिडक्शन हो जाती है। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो यू विल फाइंड दीज रीजंस, सी, विद एनी चेंज इन द गुड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट अगर बीच में ही चेंज हो गई तो क्या होगा। नेक्स्ट कमेंट, टॉक अबाउट इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ। तो ये आपको एएफएम के पेपर्स दिखा रही हूं। इफ यू आर विजिटिंग एंड गोइंग टू अपीयर एएफएम, एक बार एसबीएल वाले भी आपको दिखाती हूँ, एसबीआर वाले भी दिखा देती हूं। अमनदीप, डोंट डिस्कस दैट। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा रेलेवेंट नहीं था, इसलिए मैंने लिखा यू डोंट और यू नीड टू डिस्कस दैट। ये चीज रेलेवेंट थी। जस्ट गिव ट्रीटमेंट इन सेंटेंसेस, उसने जर्नल एंट्रीज दी थी। तो सिंपल रूल होता है एसबीआर का, जब जो मांगा गया है आप सिर्फ वही दो, एक्स्ट्रा मत दो। फिर यहां पे क्या मिस किया स्टूडेंट ने? व्हाट वाज द इंटेंट बिहाइंड रॉन्ग ट्रीटमेंट, ये उसने लिखा ही नहीं। इरादा क्या था, कोई क्यों गलत ट्रीटमेंट करेगा? डू नॉट रिपीट द सेम केस हियर, यानी कि रिपीटेशन था। सिंपली टेल व्हाई द डायरेक्टर्स वांटेड टू डू दिस एंड विच थ्रेट इज इट। तो आपको इस तरह से पता चलेगा कि आपने क्या क्या चीजें आंसर में नहीं लिखी हैं। यहां पे भी उसने रिपीट कर दी चीजें, यानी जो चीज एक बार लिख दी बार बार मत लिखो। तो दिस इज एसबीआर। ऐसे एसबीएल वाले भी आपको कमेंट्स दिखेंगे। जस्ट वांट टू से दिस, और ये आपको दिखाने का पर्पस ये था, वी वेरी डिलीजेंटली चेक द मॉक्स एंड द टेस्ट्स, प्लीज डू नॉट मिस गिविंग देम। ट्रिपल ए का मॉक ये रहा, एसबीएल का मॉक ये रहा। प्रतीक्षा का दिखाऊं, किसका दिखाऊं? एसबीएल मॉक दनियाल का बहुत अच्छा था। See how we give this. Apply to family value of fair supplier payment. Then interpretation lacks link to the case. Hammond family risk aversion unsupported assumption कि डिविडेंड पॉलिसी की उनके बारे जो assumption उसने लिया था, हाई डिविडेंड पे आउट वो फॉलो करते हैं, ये नहीं बोला था क्वेश्चन ने कहीं पे भी, यानी इमेजिनरी आपने ये लिया। नो डिस्कशन ऑफ द सिनेरियो अनसर्टेनिटी। आपको इन कमेंट से समझ में आएगा कि दिक्कत कहां आई है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? यू वर एक्सपेक्टेड टू इवैल्यूएट responses to threats rather than describing market conditions, यानी market conditions तो पूछी नहीं थी, सिंपल ये बताना था थ्रेट्स क्या हैं। चीप इंपोर्ट्स थ्रेट है, हाई लेबर कॉस्ट थ्रेट है, उस पर बात करनी थी, मार्केट कंडीशंस पे नहीं। उसने ज्यादा बात करी कंपनी के ऑपरेशंस कैसे हैं, ब्रांड की क्या पोजीशनिंग है, ये तो सब मार्केट रिलेटेड बातें हो गई। प्रॉब्लम्स की बात करनी थी, प्रॉब्लम्स की। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द मॉक्स आर चेक्ड diligently. Please ensure you attempt the mocks and tests, क्योंकि पी लेवल में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, समझ में ये नहीं आता है आपने क्या मिस कर दिया, और वो तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट दोगे। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पढ़ाई कैसे भी करो, बट डोंट मिस ऑन द मॉक्स पार्ट। नाउ इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व देम। बताओ, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो।
Ma'am, in AAA, we are not given the professional skills marks explicitly, no? Like in SBL, each question specifies the skepticism करना है या commercial acumen एसबीएल के करना है. अलावा वो किसी पेपर में नहीं होता बेटा. इवन एएफएम विल नॉट गिव यू दैट स्पेसिफिकेशन कि कौन से वाली प्रोफेशनल स्किल यहाँ टेस्ट की जाएगी. पर अपने को उसमें Okay. जाना ही नहीं है ना. We तो can, इस like, it can be a mixture, no? Commercial यस acumen plus सो testing. इसमें क्या करेंगे हम, प्रैक्टिस ऐसे करेंगे. इसको ऐसे देखो, तुम लोगों के स्किल लेवल में नहीं थे कभी भी प्रोफेशनल स्किल मार्क्स. क्या मैंने स्किल लेवल में नहीं बोला कि बेटा आंसर को ढंग से प्रेजेंट करो? आई टोल्ड यू. तो यहाँ पे अगर वो ये मेंशन नहीं कर रहे हैं कि कौन सी प्रोफेशनल स्किल दिखानी है, हमें सारी दिखानी है. हमें अच्छे से लिखना है टू पोर्ट्रे कम्युनिकेशन. अगर कोई भी डायरेक्टर ऐसी बात बोल रहा है जो गलत लग रही है, वो बोले चाहे नहीं बोले, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आना चाहिए. दैट इज योर प्राइमरी ड्यूटी. आपका एसीसी कोड ऑफ एथिक्स भी बोलता है ये बात. वो प्राइमरी चीज है, करनी ही है. फिर अगर ये लगता है कि यार यहाँ पे इवैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो इवैल्यूएशन और एनालिसिस की प्रोफेशनल स्किल्स आपको लगानी पड़ेंगी. सो आइडियली इसको पता करने की जरूरत ही नहीं है. आप अपने बेसिस पे देख के लगाओ. अगर कोई भी चीज गलत दिखती है, भले ही क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म शुड अराइज. कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी क्लियर. तो कम्युनिकेशन वाली प्रोफेशनल स्किल तो हमें हर जगह डालनी है, चाहे क्वेश्चन मांगे चाहे ना मांगे. ठीक है. सो उससे घबराने की जरूरत Okay, नहीं है. ma'am. हम हमेशा नॉर्मली करेंगे इस बात को. एसबीएल में थोड़ा सा फोकस से कर लेंगे कि गलती से भी छूट ना जाए. बाकी सारे पेपर्स में हम वैसे भी अच्छे से तरीके से ही करेंगे. And ma'am, you have followed Study Hub for AAA, but we यस. can practice from Kaplan exam kits, right? यू ओनली नीड द कैप्लन एग्जाम किट्स. Exam kit. Okay. Okay, ma'am. ठीक है. Thank you, ma'am. Ma'am, मैम एक what डाउट. मैम जैसे आपने वन सेकेंड बोला था, कार्तिक, पहले बोलो. मैम जैसे कि मैम SBR में आपने बोला था कि मेरे नोट्स पढ़ लो वो इनफ है. हम्म. ट्रिपल में बोलते कि मेरे नोट्स पढ़ लो और कट कर लो इनफ है. अब मैम ये SBL आ गया, तो मैम यहाँ कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है? मेरे नोट्स पढ़ लो, इनफ है. हम बस ना उसमें थोड़ा सा कंटेंट मतलब नहीं, बट ये है कि मैंने देखी आपकी वीडियोस ना, तो वहां पे आप बोल रहे हो कि ठीक है मैंने चैप्टर पढ़ा लिया, अब आप SBL पढ़ लो. सॉरी, अब आप मतलब टेक्स्ट पढ़ लो. तो ठीक है, बता. आफ्टर चैप्टर करने के बाद टेक्स्ट करना है या फिर एक नहीं बार नहीं, ही? आई टेल यू कार्तिक. एक ड्यूटी होती है टीचर की बच्चों को बोलना कि बुक पढ़ लेना. आगे उसमें मैंने ये नहीं बोला अपनी तसल्ली के लिए. लेटर ऑन आई रियलाइज कि जब बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं ना, तो बुक के अनस्ट्रक्चर्ड चैप्टर्स को देख के दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. एक सीधी सी चीज है कि भाई आप स्वॉट एनालिसिस कर लो. अगर वही चीज तुम बुक से जाके देखोगे ना, दिमाग में से धुआं निकल जाएगा. बट स्टिल सम स्टूडेंट्स से मैम मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मैं बुक नहीं पढ़ती. तो पढ़ो. लेकिन जिसको ये लगता है कि बुक की जरूरत नहीं है, मुझे चैप्टर समझ में आ गया, देन आई विल से प्लीज अवॉइड. द ओनली रीजन इज दे गिव टू मेनी एग्जाम्पल्स विच मे कंफ्यूज यू. कई बार बातें ऐसी होती है ना कि हम एक बार बोल देते हैं, बात समझ में आ जाती है. आप उसको बार बार अगर रूप बदल बदल के बोलते हो, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन. एंड दैट इज समटाइम्स आई हैव सीन हैपनिंग विद रीडिंग स्टडी टेक्स्ट. तो मैं एसबीएल में भी यही बोलूंगी. मैंने लास्ट में जो बोला है वो मेरा फर्ज है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है, अगर आप नोट्स में सारी वो चीजें डाली गई हैं जो आप लोगों को जाननी जरूरी है, उनको मैंने एक्सप्लेन किया है क्लास में बोल के. तो ये जो मैं बोल रही हूँ वो स्टडी टेक्स्ट लिख के कर रही है, एक के साथ और एक एग्जाम्पल देके कर रही है. अगर समझ में नहीं आया है तो बार बार उनको देखो, उनके एग्जाम्पल्स देखो. लेकिन समझ में आ गया है तो जबरदस्ती दो एग्जाम्पल लो, फिर और दो एग्जाम्पल लो, फिर और दो एग्जाम्पल लो. अरे इट विल नॉट एंड. ठीक है. गॉट Ma'am, इट. for SBL, your revision was very helpful, where you explained all the models in gist and your notes, that revision notes was also very helpful. हाँ हाँ, वो मैं उस टाइम तक मैं समझ गई थी इंद्री दैट द सिलेबस इज ह्यूज. और ये मॉडल्स इसमें कंफ्यूज ज्यादा करेंगे स्टूडेंट्स को. तो उस टाइम भी मुझे फिर आइडिया ये आया कि रिवीजन विल बी वेरी हेल्पफुल. तो हाँ एक मतलब काम कर एग्जाम सकते के हो. पहले दिन I just flipped through those pages to get an idea of the models and फिर वो याद रह गया था easily. रह That गए was थे. very helpful. यू कैन डू वन थिंग कार्तिक.
जैसे जैसे चैप्टर्स के पोर्शन करते जाओ, रिवीजन को हाथ के हाथ देखते जाओ। डू नॉट कीप, मैंने वैसे भी तुम लोगों को हमेशा ये बोला है कि रिवीजन को एंड मोमेंट के लिए मत रखो। द मोमेंट यू आर डन विद चंक ऑफ चैप्टर्स, रिवीजन हर 10वें दिन देखते रहा करो, तो वो अपने आप ही लर्न होते चले जाएंगे सारे मॉडल्स। और इसमें होगा भी यही, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे डिफाइन दिस मॉडल, डिफाइन दिस टर्म, नो। देयर विल बी अ केस, आपको उस मॉडल के बारे में पता है, आप उसको यहाँ अप्लाई करोगे, उसको एक्सप्लेन कभी नहीं करोगे एसबीएल में, नेवर। ठीक है? ओके राजनाला, यू वांट टू आस्क समथिंग? श्रीकांति, Yes. यू वांट टू आस्क समथिंग? No, that's fine, ma'am. Good evening. कैसे हो आप? ऑल गुड, ऑल गुड। Yeah. मैम मेरा ना एक डाउट है, लाइक फ्रॉम नेक्स्ट ईयर एसीसी के पेपर्स कम हो जा रहे हैं, लाइक फ्रॉम 13 इट इज गोइंग टू 11, राइट? एंड नाउ वी ऑल आर इन पी लेवल। आइडियली सबका या तो 3 या 4 पेपर्स बचे होंगे ऑन एन अप्रॉक्स, अगर मैं लेके चलो। इन माय केस इट्स 3 पेपर्स। सो like ma'am, is if in this year if I clear 2 papers, then I'll ideally be done by on an average of अभी हाँ मतलब 11 पेपर्स 11 to 12 पेपर्स हो जाएंगे, राइट? तो फिर बाय नेक्स्ट ईयर क्या मुझे वो 11 मतलब एसीसीए मेंबर बन जाएंगे, या फिर वो हम लोगों को वो तीनों ही 3 पेपर्स देने ही पड़ेंगे? श्रीकांति, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। Am I audible now, ma'am? यस यस, बट व्हाट आई कुड गेट फ्रॉम योर क्वेश्चन वाज कि अभी एसीसी अगर हम कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट वाले ट्रांजिशन में जहां पे पेपर्स कम हैं, तो क्या हमारे ये कम पेपर्स मानेंगे या जितने दिए हैं उतने ही मानेंगे? नहीं नहीं मैम, मेरा पॉइंट ये है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी अगर सीएल भी क्लियर कर दूं एंड एक उसके साथ एएफएम भी क्लियर कर दूं, ठीक है, इस साल के अंदर, ठीक है, और फिर आइडियली अगर ये साल तक मैं पकड़ के चलूं, देन आई हैव टू क्लियर वन मोर पेपर, राइट? लाइक इन द 2 ऑप्शनल्स, करेक्ट नो? सो नेक्स्ट ईयर में तो मैं सिंस ऑलरेडी आई एम कंप्लीटिंग एज पर द न्यू नॉर्म्स, either we have to give SBR and SBL, and from the other 2 optional we have to only give one, right? One, correct. AFM, हाँ। तो उसके हिसाब से whether we'll be considered for that exemption, like whether we can be called as an ACCA member, या फिर हम लोग को वो दूसरा ऑप्शन भी देना पड़ेगा? नहीं नहीं, तो आप ट्रांजिशन करोगे और वो रूल्स अभी तक आए नहीं है श्रीकांति, वो अभी आएंगे। कैसे Okay. ट्रांजिशन होगा, कितने पेपर्स वो आप पे अप्लाई करवाएंगे, कितने नहीं करवाएंगे, इट विल डिपेंड। इसलिए यू विल सी, आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग ऑन लिंक्डइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड टू दिस अंटिल अनलेस कोई क्लैरिटी नहीं आए, पैनिक क्रिएट हो जाता है बच्चों में। और दूसरा, राइट मैम, आई विल से वो सितंबर 2027 में होगा। ओके ओके, हाँ बहुत टाइम पड़ा है अभी। अभी तो वर्ल्ड हाँ, जितनी तेज तेज घूम रहा है ना, हमें ये नहीं पता 3 महीने बाद में क्या होगा। तो नेक्स्ट ईयर का तो अंदाजा लगाना इज फूलिशनेस, आई विल से। सिर्फ 3 महीने का टारगेट करो कि एक पेपर मैं अभी क्लियर कर लूंगी, उसके नेक्स्ट वाले में एक क्लियर कर लूंगी, और उसके नेक्स्ट वाले में आई विल क्लियर अनदर। ट्रांजिशन से पहले ही यू विल बिकम एन एसीसी एफिलिएट, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रांजिशन की। ठीक है? यू विल जस्ट सेव एग्जाम फी श्रीकांति, डू नॉट डिले योर डिग्री। अगर तुम ये सोचो कि भाई मैं सितंबर वाली स्कीम में अपने आप को ट्रांजिशन करा लूंगी और एक पेपर कम दूंगी, आप 20,000 की फीस बचाओगे, लेकिन आप अपनी जर्नी में 6 महीने पीछे हो जाओगे। सो एक अफिलिएट की सैलरी 6 मंथ्स बिहाइंड हो जाएगी। नॉट एट ऑल अ गुड थॉट प्रोसेस। मैम एक ठीक है? डाउट है, बस हमें एक चीज पूछनी है। मैम जो ये न्यू मतलब जो जो मतलब पॉलिसी आ रही है, ये वाले ईयर नहीं आ रही ना? नहीं जो नहीं, अब 27 की है ये, और वो भी 27 सितंबर से की है। अप्लाई होगी। हाँ फिर तो मैम बहुत टाइम, क्योंकि ये बड़ी बड़ी मैम कंफ्यूजन है, बिकॉज मैम आपने भी कभी कुछ क्लियर नहीं करा, तो हमें था कि अभी तो बहुत टाइम होगा, अभी कहाँ आएगी, अभी तो बस कार्तिक, बस मैंने बातें इसलिए चल नहीं रही किया, हैं। एसीसी खुद कह रहा है कि हम ट्रांजिशन से पहले आपको बता देंगे। लोग अंदाजे को पोस्ट बना के डाल देते हैं, अरे वो बच्चा पागल हो जाता है बेचारा देख के। मैम वो क्या हुआ ना मैम, इसी बीच में मैम क्या हुआ, एक साथ में मैम कलीग है मेरा, हाँ मैम उसका एक लास्ट पेपर रह गया इस का। हाँ वो मैम साल हो गया, वो जो है पेपर ही नहीं दे रहा। मैंने उससे पूछा भी हफ्ते पहले कि भाई तू एग्जाम क्यों नहीं दे रहा, तो वो कह रहा है भाई नेक्स्ट साल से ना पॉलिसी आ रही है, तो मैंने अभी ने तो मैं अभी एक दे नहीं रहा, तो फिर मैं नेक्स्ट साल तो मैं फिर ये जो है पेपर मुझे देनी पड़ेगा और फिर मैं सीधे बन जाऊंगा। मैंने कहा ये अच्छा पता चलो, नहीं अब कौन सी इसका हिसाब पॉलिसी। लगाते हैं कार्तिक, इसका हिसाब लगाते हैं, कमर्शियल अक्यूमेन लगाते हैं। हम्म। अगर आज वो एक पेपर दे देता है, क्या कॉस्ट लगी? कोचिंग मिला के भी 40,000 रुपए। ठीक है? यस मैम।
पेपर क्लियर हो गया, आप अफिलिएट बन गए। अफिलिएट्स का पैकेज 8 लाख टच कर रहा है, 8 हाँ लैक्स बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर रहा है, मैंने कल ही बात करी है मैम, वहाँ वहाँ पे मैम बार्कलेज में। 8 से 9 बच्चे मेरे को कंफर्म कर चुके हैं मैम, 8,50,000 मैम, 8,90,000 मैम, 9,10,000। 8 से 9 बच्चे बता रही हूं मैं ये। यानी बिल्कुल। आप 8 लाख के पैकेज पे आने वाले 3 महीने में लग जाते, नेक्स्ट ईयर तक यू वुड हैव अर्नड 6 लैक्स इन हैंड। अब आप नेक्स्ट ईयर ये पेपर दोगे तो यही 8 लाख 1 साल बाद मिलेंगे। ये इतनी समझदारी की मैथ्स कौन लगा रहा है? उसको समझाओ बेवकूफों के भाई। ये स्कीम उन बच्चों के लिए अच्छी है जो अभी स्किल लेवल पे हैं, नॉट उनके लिए जिनके पी लेवल कंप्लीट होने वाला है आने वाले 6 महीने में। देर इज नो सेंस। अभी हमारे पास ना कल परसों भी एक बच्चे का फोन आया था, मैम मेरी ना सब्सक्रिप्शन फीस 0 लगेगी अगर मैं मई के बाद में रजिस्टर कराऊंगा। हाँ भाई बिल्कुल, तो आप जून का टाइम छोड़ दोगे 7,000 की सब्सक्रिप्शन फीस के लिए? बट तो देर आर रॉन्ग कैलकुलेशंस एंड पीपल डू दिस, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। जिनके भी 2 पेपर्स बचे हैं वो अभी खत्म करो, और जिनके उससे ज्यादा बचे हैं और ऑटोमेटिकली ही 2027 पकड़ रहा है, तो ट्रांजिशन में अपने आप आपको एसीसी बता देगा कि आपका हम कौन सा वाला पेपर मानेंगे कि ठीक है अब आप ये छोड़ दो। मैं ये भी बिल्कुल वेग बोल रही हूँ, एसीसी की तरफ से इसका कोई सिग्नल नहीं आया है। एसीसी अभी कुछ नहीं क्लैरिफाई कर रहा, दे आर स्टिल इन द ट्रांजिशन मोड। और वो बार बार हमें यही बोल रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। तो हम एज लर्निंग पार्टनर्स वी शुड नॉट क्रिएट अ पैनिक इन अमंग्स द स्टूडेंट्स व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट कंफर्म। वो कौन सा करेंगे, कैसा ट्रांजिशन होगा, अरे अपन सब देख लेंगे, बी डायनेमिक इनफ, जो होगा अपन झेल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम लोगों का नुकसान हो, ये गारंटी है। दिस मच आई आई ट्रस्ट एसीसीए। ठीक है, सो घबराओ नहीं इसके लिए। अभी के लिए मेरे को गुड लगा लाइक आई आफ्टरनून। एम जस्ट वन पेपर अवे फ्रॉम बिकमिंग एन एसीसी एफिलिएट। हाँ, सो सोचने का मतलब ही नहीं है, इट्स जस्ट 1 पेपर और 2 पेपर्स, मैक्स टू मैक्स दिसंबर नौकरी के लिए तैयार हो यार। आगे 6 महीने 9 महीने क्यों वेट करोगे? नो सेंस एट ऑल। ओके, ज्योति इज आस्किंग वन थिंग, ट्रिपल ए यूके का करना चाहिए बेटा, क्योंकि अगर यूके का नहीं करोगे तो यूके में एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलेगी, आप एज एन ऑडिटर साइन नहीं कर पाओगे। दैट्स वन थिंग। नंबर टू, इनमें डिफरेंस क्या होता है, एक चैप्टर एडिशनल होता है यूके में, इंटरनेशनल वर्जन में इंसॉल्वेंसी नहीं होती, ट्रिपल ए में इंसॉल्वेंसी भी है। तो एक एडिशनल चैप्टर है, दैट इज इजी इजी सा, कोई बहुत तगड़ा चैप्टर नहीं है। जेंसिली वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग। हेलो। यस या मैम, ये जो अपना एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल है, तो व्हाट इज द आइडियल टाइम टू अपीयर फॉर दिस? कभी भी आइडियली एसीसी सेज कि इसको आपको पी लेवल से पहले करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज मैं एनीवेज आपको प्रोफेशनल स्किल्स सिखाऊंगी। आप वो मॉड्यूल करके आओगे भी तो भी प्रोफेशनल स्किल्स हमें सिखानी होती हैं, आप वो नहीं करके आओगे तो भी सिखानी होती हैं। तो आपको जब भी लगे कि मेरा लीन पीरियड है, आई हैव टाइम फॉर 15 to 20 days, उस टाइम पे इसको कर लो। ठीक है, सीक्वेंसिंग का कोई इश्यू नहीं है। आपको जो भी टीचर पढ़ाएगा ना, ही विल टीच यू हाउ टू हैंडल दीज प्रोफेशनल स्किल्स। ओके। 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 काजल बताओ। गुड इवनिंग मैम। हम्म। एक्चुअली मैम मुझे आपसे एक काजल तुम सजेशन बीमार हो? चाहिए था। नहीं मैम, गला खराब हो गया है। ओ, एग्जाम से पहले मेरा हुआ था। बताओ। एक्चुअली मैम मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए। हम्म। मैम एक्चुअली एज यू नो आई लाइक मैं एग्जामिनेशन स्टूडेंट हूँ, तो पहले मैंने अभी एएफएम लिखा है और अभी मैं नेक्स्ट एसबीआर लूँ कि एसबीएल लूँ सोच रही हूँ मैम, क्योंकि एसबीआर में मैंने सुना है एफआर का बेस बहुत अच्छा हो तो एसबीआर बहुत इजी होता है, पर एज कोई हमें कोचिंग एफआर का नहीं मिला, तो आईएएस आईएफआरएस में कुछ इतना डेप्थ नहीं है मैम नॉलेज, तो मैं क्या करूँ मैम। काजल और मैंने एसबीएल। सोचा है कि मैं जून में एग्जाम्स नहीं लिखूंगी क्योंकि मेरे बीकॉम एग्जाम्स चल रहे हैं मैम, ओ, तो मैंने सोचा है अभी सितंबर में ही अटेम्प्ट दूंगी जो भी सब्जेक्ट हो, तो मैं क्या करूँ तुम मैम, पहले तो एक एसबीआर काम ये लूँ। करो,
पहले तो ये डिसाइड करो, इफ इट इज क्लियर कि मुझे नहीं देना है जून का पेपर, देन टेक एसबीआर। उसमें तुम्हें थोड़ा सा एफआर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके ठीक है, वो करना पड़ेगा, प्लस उसके बाद में एसबीआर समझ में आने लग जाएगी। तो ओके 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 मैम। इफ यू आर टारगेटिंग सितंबर, और ओके 1% अगर एएफएम अभी क्लियर नहीं हुआ, विल यू बी गिविंग दैट इन जून, या फिर उसको भी यस सितंबर में मैम। होगी? नहीं नहीं मैम, अगर नहीं क्लियर हुआ तो जून में दूंगी। तो फिर अगर रिजल्ट आ जाता है एंड यू मिस एएफएम, तो फिर एसबीएल और एएफएम का कॉम्बिनेशन जाना चाहिए। रीजन बीइंग, फ्राइडे और थर्सडे को पेपर आएंगे दोनों एसबीआर और एएफएम। तो ओके सितंबर में दोनों एक के बाद एक पेपर नहीं दिए जाएंगे। ओके। तो तो अगर, डायरेक्टली दिसंबर में? नहीं 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 नहीं, आप अगर पेपर एएफएम में अटक जाते हो तो एसबीएल और एएफएम देना है। अच्छा अभी ओके मैम। तैयारी अभी तैयारी फिर तुम्हें एसबीएल की करनी पड़ेगी। तो तुमने पेपर ओके कैसा दिया है? होप है क्या कि पास हो जाएगा? मैम 50-50 चांसेस। एक्चुअली मेरा पेपर में 20 मार्क का छूट गया। और हाँ। मैम ऐसे क्वेश्चंस तो ऐसे लग रहे हैं कि पहली बार देख रही हूँ ये सब क्या हो रहा है। एनपीवी का इजी था मैम, 50 मार्क्स का तो कुछ समझ में नहीं आया। थियरी पूरा लिख के आई हूँ मैम, पर हाँ। मेरे को प्रैक्टिकल में होप्स नहीं है मैम एनपीवी के सिवाय। और थर्ड क्वेश्चन तो कुछ अलग ही था मैम, उसका सिर्फ मैंने 9 मार्क्स का ही अटेंड किया है थियरी। प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया मैम, कुछ पता ही नहीं चला। 2-3 बार तुम एक क्वेश्चन काम पढ़ा करो, फिर भी कुछ समझ नहीं आया। एक काम करो, तुम फिलहाल तैयारी चालू करो एसबीएल की। ठीक है। ठीक है मैम। रही एफआर की, एफआर के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट टच बेस करना चालू कर दो। ठीक है। अगर ओके हमसे मैम। पढ़ोगी तो एफआर के कुछ घंटे टीम से मांग लेना। ओके और मैम। अगर किसी और से पढ़ोगी तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे प्लीज नहीं एफआर। मैम, ज्यादा तो आपसे ही मैंने पहले ही मीनाक्षी मैम को बोल के रखा था कि नहीं, चारों सब्जेक्ट मैम से ही पढ़ूंगी करके। तो फिर एनरोल कराओ एसबीएल के लिए, लेकिन एफआर की थोड़ी सी क्लासेस का एक्सेस ले लो। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है, ओके। तो ये करो, क्योंकि आई नीड टू कीप अ मार्जिन कि तुम्हें सितंबर में अगर दोनों पेपर एक साथ देने पड़े तो एटलीस्ट उनके बीच में 2 दिन का गैप आ जाएगा। ओके मैम ओके ओके, 2 दिन थैंक यू। का, 1 दिन का आ जाएगा, पर ठीक है, मोटा मोटा 2 दिन ही हो गया। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। मैम, हाँ Ma'am, जी। I'm planning to SBR paper this quarter, and what would be the best combination along with the SBR paper if I'm planning to give two papers? And this quarter in March, I appeared for double A paper हम्म। audit. So if this paper is not cleared, so will I be able to give one professional level exam paper and one skill level paper यस, together? दैट यू कैन डू, दैट Okay. यू कैन डू, बट आई विल सजेस्ट बुक एसबीआर ओनली। डोंट गिव 2 पेपर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पी लेवल का फर्स्ट Okay. पेपर होता है, दैट शुड बी एक बार एक ही। नेक्स्ट पेपर में आप ये फिर भी चांस ले सकते हो कि ठीक है 2 पेपर दे दिए, क्योंकि बाय दैट टाइम यू गेट टू नो कि पी लेवल चाहता क्या है। लेकिन फर्स्ट ही पेपर में एक साथ दो, नॉट रिकमेंडेड। Actually, I'm on 6 months sabbatical leave. So I was working, so I have taken now 6 months sabbatical leave. So I was planning for two paper each quarter. तब भी एसबीएल एंड एसबीआर, because SBL will come on Tuesday and SBR will come on Thursday. Okay. ठीक है, so SBL and AFM SBR, would not be an ideal option. तो वो एक के बाद एक आएंगे। SBR is on Thursday and AFM will come on Friday. So SBL should opt for SBL then. हाँ, Yeah. SBL। ठीक है। ओके, आई होप एवरीबडी इज डन विद देयर क्वेरीज। अगर फिर भी कोई चीज अभी याद नहीं आ रही है, बाद में याद आए, निकिता ने अनम्यूट किया है, कुछ पूछना चाह रही हो निकिता? यस मैम। मैम हम्म। मेरा फर्स्ट पेपर है पी लेवल का। इससे हम्म। पहले मेरे को सब में एग्जाम्पशंस मिले हुए थे, तो मेरे को भी एफआर का एक्सेस लेना पड़ेगा क्या? मैंने आपके बिल्कुल, लेक्चर्स देख लिए एसपीआर के, ऑलमोस्ट ग्रुप अकाउंटिंग छोड़ के। देख लिए तो आ गए समझ में। मैम थोड़े थोड़े डाउट्स हैं, जैसे अब मैं बैठ के वो कैपलान की एग्जाम किट सॉल्व कर रही थी, तो हाँ। थोड़े डाउट्स हैं ऑन हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन। नो, सो बट दैट अभी दैट मैंने, विल बी प्रैक्टिस फॉर एवरीवन। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, जो कैलकुलेशन है, वो समझ में आ गई? कैलकुलेशन समझ में आती है, उसमें इश्यू नहीं आ रहे। स्टडी टेक्स्ट के भी क्वेश्चंस लगाए थे कैपलिन के। बट हम्म। अभी मैंने ना एग्जाम की पूरी अटेम्प्ट नहीं करी है, हार्डली 10 क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो उसमें सिर्फ कि तो फिर तुम्हें हो सकता है कैलकुलेशन जरूरत पार्ट। ना पड़े।
अगर तुम्हें हम्म मेरी एसबीआर की क्लास समझ में आ गई है ना, इसका मतलब तुम्हें वो समझ में आ रहा है। थोड़ा फिर हेजिंग के पोर्शन में डाउटफुल थी, बट ठीक है, अरे वो दो हेजिंग तो तीन बार आती देख नहीं है के एसबीआर शायद में। हो। एसबीआर में हेजिंग आती नहीं है, वो ठीक एएफएम है में आती अभी। हाँ है। जी, वो उसमें देखा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उसमें हाँ, थोड़ा सा वीक हूँ। वो कोई और बात ग्रुप नहीं। अकाउंटिंग की एक आधा क्लासेस। टॉपिक जो ऊपर नीचे है ना, जो कम क्लियर हो रहा है उसको लाइव सेशन में क्लियर कर देंगे। लेकिन ओवरऑल अगर 50 60 60 70% भी समझ में आ रहा है, यू डोंट नीड एफआर की एक्सेस देन। ठीक है। ठीक है। और मैम मेरी रिविजनरी चल रही है अभी, रिवीजन के अंदर मैं क्या करूँ, मतलब मैं बुक की रीडिंग लगाऊं एंड देन एग्जाम किट के क्वेश्चन सारे सॉल्व करूँ, मैं क्या किस अप्रोच से चलूँ उसमें? नोट्स और स्टैंडर्ड्स तुम्हें अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। उसके अलावा एग्जाम किट प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस रखो। आंसर्स कैसे हाँ। लिखने हैं वो लाइव सेशंस में सिखाया जाएगा, और कुछ तुम्हें जो मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस डाले हैं उनसे भी समझ में आएगा। ठीक। प्रैक्टिस की जो लास्ट टाइम मैम, वो तो सारे एग्जाम किट के ही है ना, मैंने देखे हाँ। थे 10-11 क्वेश्चंस जो हैं। यस। हाँ जी, वो ही लगा रही थी। हाँ, ठीक है, वो देखना। और उसके अलावा अभी कैलकुलेटिव पार्ट को क्लियर रखो कि किस चीज का क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये 4 ट्रीटमेंट होंगे, तुम्हें वो पता होने चाहिए। उसको फ्रेम कैसे करना है, दैट विल टीच यू। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। Ma'am, for now, for SBR, we have to purchase the Kaplan kit. For ओनली SBR, किट। हाँ। Kaplan practice kit, right? हम्म। So, दो साल पुराना जो Kaplan का kit लेना, तो that is for SBL. That is not यस, applicable for SBL, ना? यस, यस, एसबीआर का आप नया ले सकते हो, लेकिन एसबीएल पुरानी लेना। एंड डोंट बाय Okay. इट, बोरो इट फ्रॉम एनी ऑफ योर सीनियर्स। Okay. ठीक है। चलो, ओके। और हेलो, ma'am, गुड I इवनिंग। had inquired from, sorry. हम्म। Yeah. Yeah, ma'am, I had inquired earlier हम्म। if we can give one skill level paper and professional level paper together. So I हम्म। was recommended that it is not possible to give or you should आई not विल टेल यू do. जेंटली इसमें क्या हो रहा है। कई स्टूडेंट्स का बुक हो जा रहा है और कईयों का नहीं हो रहा है। It Okay. has happened. Some students booked one skill level paper, one P level, they could book it, and others could not book it. So एक चांस मार लेंगे, बुक हो रहा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा होगा तो स्किल लेवल दे देना। Okay. अच्छा, ओके, जस्ट टू क्लैरिफाई यू, इफ यू आर नॉट एबल टू गिव योर एग्जाम वी फ्रीज योर क्लासेस, एंड देन व्हेन यू आर एलिजिबल टू गिव दैट इज काउंटेड एज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो तुम लोग Okay. हमारी तरफ से फीस की चिंता मत करा करना। आप जब पेपर दे ही नहीं सकते तो उसको हम फर्स्ट क्वार्टर कैसे गिन सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स Sure. प्रिटी ऑब्वियस कि अगर आप नहीं दे पाओगे पेपर, आप पढ़ना चालू करो, एग्जाम बुक करना 1 अप्रैल के आसपास। अगर ये लगता Sure. है कि बुक नहीं हो पा रहा है मेरा, तुक्के से भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप हमारी वाली क्लासेस फ्रीज करा देना, एंड योर सितंबर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड एज फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ योर एग्जाम। ठीक है। Okay. हेलो, Thank you. गुड इवनिंग मैम। हाँ, कैनिल माय बताओ। नेम इज कैमिलिया। तो एक्चुअली मेरा दो पेपर बाकी है, एक हम्म। एसबीएल और हम्म। एटीएक्स और ओके। ट्रिपल ए, दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ क्या लेना चाहिए। और मतलब एज एन एसीसी मेंबर, दोनों में से कौन सा पेपर अच्छा है फॉर माय, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। सी बच्चा, आई ऑलवेज से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और एज एन ऑडिटर साइन ऑफ नहीं कर सकते तो दिक्कत की बात है। बट स्टिल सम स्टूडेंट से कि नहीं मैम मेरे को तो यूके की साइनिंग अथॉरिटी चाहिए ही नहीं, इसका मतलब आपके लिए एटीएक्स है। So the only side effect of not taking AAA in UK variant is you will not get a signing authority in UK। यानी कल को अगर किसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, वो आप में प्रमोशन के लिए क्या देखेंगे कि आपको यूके क्लाइंट्स पे प्लेस करके आपसे साइनिंग ऑफ अथॉरिटी ली जा सकती है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है। आई एम नॉट सेइंग आएगी, आ सकती है। क्योंकि अगर आपका प्रोफाइल ही ऐसा है जहां पे क्लाइंट्स ही यूके के हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दैट साइनिंग अथॉरिटी विद यू। आप सीनियर बन जाओगे, लंदन जाने के चांसेस हो जाएंगे, कंपनी आपको रिलोकेट कर देगी, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी नहीं है तो ये रिलोकेशन वाला चैप्टर क्लोज। ठीक है। सो इस बेसिस पे डिसाइड करो, ना पास परसेंटेज के बेसिस पे। और दूसरा, अगर ये लगता है कि मैंने ऑडिट ही बड़ी मुश्किल से पास किया है तो ट्रिपल ए इज नॉट फॉर यू। डिड यू टेक मच टाइम टू क्लियर डबल ए? यस सर, मुझे एक अटेम्प्ट लगा था, उसके बाद मुझे 60+ स्कोर आया।
तो इसका मतलब फिर यू आर गुड एट ऑडिट। पहले वाले अटेम्प्ट में पढ़ाई नहीं करी थी? नहीं, पढ़ाई किया था बट 4 मार्क्स से स्किप हो रहा था मैं। अच्छा, ओके। तो इसको ऐसे सोचोगे अनिल कि अगर ऑडिट के पेपर से नफरत नहीं है, कोई फियर फैक्टर नहीं है, टेक ट्रिपल ए। एंड इफ यू फील कि नहीं मेरा तो कभी भी यूके जाने का कोई चांस नहीं होगा, तो फिर एटीएक्स ले लो। मैम उसमें एसबीआर का कोई मतलब रिलेशन है हाँ क्या ट्रिपल ए और हाँ इसमें? हाँ, आप ओके। ऑडिटर बनने जा रहे हो, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना खुद तो सीखोगे। तो एसबीआर से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सीखते हो, एंड एज एन ऑडिटर आप फिर चेक करते हो कि ये सही बने हैं कि नहीं बने हैं। तो ऐसा कहते हैं कि आप जब पहले एसबीआर कर लो ना, उसके बाद में आपको ट्रिपल ए करना चाहिए। ठीक है? ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू। ओके। मैम हाँ अनुकृति। मैम मुझे ना एक दो क्वेश्चंस पूछने थे जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तो क्या हम 2 मिनट कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं बाद में? कर लेते हैं, अभी सेशन कंप्लीट होके देन वी कैन कनेक्ट। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए। ओके, आई होप एवरीबडीज प्रॉब्लम्स आर डन। अगर कोई प्रॉब्लम बाद में याद आ जाए, यू कैन राइट दैट ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो जो यूट्यूब पे आ जाएगी। अगर एनरोल हो चुके हो और बाद में कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप पे ही मुझे टैग कर देना, आई विल रिप्लाई देयर, और यू कैन रीच आउट टू द टीम। अगर मुझसे बात करनी हो, प्लीज रीच आउट टू द टीम एंड गेट अ कॉल शेड्यूल्ड, बिकॉज माई मैसेजेस आर ऑल मेस्ड अप। तुम मुझे मैसेज डालते रह जाओगे एंड यू विल थिंक कि मैम तो जवाब ही नहीं देती है। अरे मैम के पास 200 मैसेजेस एवरी 2-3 आवर्स में इकट्ठे होते हैं, तो आई कैन नॉट प्रैक्टिकली हैंडल एवरी मैसेज। लेकिन अगर कुछ भी अर्जेंट है, टीम मुझे डेली बेसिस पे बताती है कि ये स्टूडेंट्स मैम बात करना चाहते हैं, देन आई विल गिव यू अ कॉल बैक। लेकिन वहां से करना, दैट्स द करेक्ट रूट ऑफ रीचिंग आउट टू मी। मुझे डायरेक्ट मैसेजेस लिखोगे, वो मुझसे घूमते ही चले जाएंगे एंड आई वोंट बी एबल टू रिवर्ट बैक। ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन रीच आउट टू अस। कोई भी कंफ्यूजन हो, ग्रुप पे टैग कर देना। लेकिन फिलहाल के लिए दी बेस्ट थिंग यू नीड टू डू इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अपनी पढ़ाई चालू कर दो ताकि रिवीजन, मॉक्स, ये सब हो जाए, एकदम से लास्ट मोमेंट पे पैनिक क्रिएट ना हो। सिस्टमेटिक स्टडी हो जाए। कैलेंडर आप लोगों को कल मिल जाएगा। आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप मेंटर जो आपको व्हाट्सएप पे भी क्वेरीज सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो भी कल आपको इंट्रोड्यूस होकर ग्रुप पे ऐड हो जाएगा। ठीक है? आई विल इंट्रोड्यूस योर ग्रुप मेंटर ऑल्सो, जिनसे आप व्हाट्सएप पे भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। उनको टैग करना, आस्क योर प्रॉब्लम्स जो वहीं की वहीं सॉल्व हो जाएं। बाकी सेशंस में तो अपन फिर मिलेंगे ही। ठीक है? चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। वील कैच अप इन द लाइव स्टडी वाला सेशंस देन। बाय बाय, टेक केयर, स्टार्ट सून। बाय थैंक यू मैम, बाय। बाय। बाय, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।